हाँ जी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सर हम एकदम बढ़िया हैं, आप बताइए। बच्चों मैं भी एकदम मजे में। और बेटा आज की क्लास में हम यानी आज के लेक्चर हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये जो नया चैप्टर होने वाला है बेटा, इसका नाम है हमारा अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। तो पहले तो मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये जो अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन का चैप्टर है बेटा, हमने अपने 11th या 12th स्टैंडर्ड में कहीं ना कहीं सभी बच्चों ने इसके बारे में पढ़ रखा है। यानी ऐसा नहीं है कि एकदम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी ने कभी ना कभी इसके बारे में सुना होगा, कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा होगा। दूसरा पॉइंट, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट से देखें तो बेटा एक एवरेज चैप्टर है। यानी 4 to 5 मार्क्स की प्रॉब्लम्स यहां से रिपीट होती रही हैं। एग्जामिनर ने बहुत बार बेटा यहां से प्रॉब्लम्स हमें दी हैं। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर, और कहीं ना कहीं हमने पास्ट में भी इसे पढ़ा हुआ है तो हमें समझने में बहुत आसानी रहेगी। बट मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम ये मानते हुए चलेंगे कि आपने पहले कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। यानी इस बात को लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, सही से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। आप ये मानकर चलो हम एकदम जीरो से इसे स्टार्ट करेंगे और पूरा का पूरा विद कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसे आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो हम इधर उधर की बातों को बेटा बंद करते हुए सीधा अपने चैप्टर के ऊपर चलते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा चैप्टर का नाम है हमारा कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। जब भी बेटा मैं इस चैप्टर की शुरुआत करता हूं तो मैं क्लास में मौजूद बच्चों से कहता हूं कि बच्चों आपके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है। जैसे अभी आप घर पे बैठ के सोच रहे होंगे डेप्रिसिएशन का मीनिंग। देखो बेटा डेप्रिसिएशन के बारे में जब भी मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों का जवाब आता है कि सर किसी एसेट की वैल्यू में आने वाली गिरावट यानी रिडक्शन को हम बेसिकली डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मेरी बात को समझना, स्टूडेंट क्या बोला, किसी भी एसेट की वैल्यू में आने वाली गिरावट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमें यहां पर समझना चाहिए एसेट के बारे में। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में कुछ बातें बताता हूं बेटा, यहां पर आ जाओ। देखो बच्चों अभी ध्यान से सुनना, कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूं मैं, पुरानी टाइम की बातें कर रहा हूं, फिर आज की प्रेजेंट बातें भी करूंगा। तो पहले पुरानी बातें समझने की कोशिश करेंगे। पहले क्या होता था बेटा, आईसीएआई ने, जो हमारा आईसीएआई है, सीए इंस्टीट्यूट जिसे हम बोलते हैं, उन्होंने 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब कर रखे थे। उनका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था बच्चों एएस नंबर 6 जो बात करता था डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की। यानी आईसीआई ने बच्चों पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना रखा था जो हमें ये सिखाता था, हमें ये पढ़ाता था कि डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। और बच्चों वहीं पर एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था एएस 10 जो हमें इस बात के बारे में गाइड करता था कि अगर आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदी है तो उस फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग कैसे की जाए। यानी समझना, ये दोनों स्टैंडर्ड एट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पुरानी बात कर रहा हूं, पुराने टाइम की बात कर रहा हूं। पहले 2 अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 था बच्चों जो डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता था, और एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था एएस 10 जो बच्चों बात करता था हमारे फिक्स्ड एसेट को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं आईसीआई ने इन दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिलीट करके और एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया, एक न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने फॉर्मुलेट किया, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेटा उन्होंने नंबर दिया एएस 10। यानी मेरी बात को समझना, पुराने वाले 2 स्टैंडर्ड को खत्म करके उन्होंने एक नया स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब किया और उसका नंबर तो रखा एएस 10 बट उसका नाम दे दिया बेटा उन्होंने पीपीई। क्या नाम दे दिया जी? पीपीई। पीपी का मतलब बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोला मैंने? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम दे दिया। इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनना, जो आईसीएआई ने नया स्टैंडर्ड बनाया वो 2 चीजों को कवर करेगा। वो एक तो कवरेज देगा कि अगर हमारे पास कोई एसेट है और उस एसेट की वैल्यू में अगर गिरावट आती है तो उस गिरावट को हमें किस तरीके से रिकॉर्ड करना है या उसे किस तरीके से
हमारी बुक्स में लेकर आना है, यानी ये बात करता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी एक एरिया तो इसका डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है और एक एरिया ये बताता है कि अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदा है तो उसे उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को किस तरीके से हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे उसके बारे में बेटा ये बात करेगा। अब सबसे पहले सुनो, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं बेटा, आज जो मैं वर्ड बोल रहा हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आपको सुनने में थोड़ा अजीब या नया वर्ड लग रहा होगा, तो आप अपने माइंड में पीपीई के साथ में एक वर्ड ऐड कर सकते हो। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि पहले जिसे बच्चों हम फिक्स्ड एसेट बोला करते थे, यानी पहले जिसे हम फिक्स्ड एसेट कहते थे वो आज नए नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी आप ऐसा समझ लो, जितनी भी हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है ना, वो आज के दिन एट प्रेजेंट न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसे बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाएगा। यानी नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसे पीपीई के नाम से जानता है। अब सवाल ये आता है कि सर आप हमें डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग पढ़ा रहे हो या AS 10 पढ़ाना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा देखो, जब तक हमें बेसिक्स नहीं आता होगा एसेट का मतलब क्या है, पीपी का मतलब क्या, तब तक अगर मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में समझाऊंगा तो उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी जितनी आप बच्चों को होनी चाहिए। तो आपको क्या समझ में आया, पहले दो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो जो एक स्टैंडर्ड जो सिर्फ डेप्रिसिएशन स्पेसिफिक था, जो डेप्रिसिएशन की ही बातें करता था, और एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था जो बेटा फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग की बात करता था। आज उन दोनों स्टैंडर्ड को खत्म करके ICAI ने एक सिंगल स्टैंडर्ड बना दिया AS 10, जो डेप्रिसिएशन की भी बात करेगा और बच्चों आपके फिक्स्ड एसेट, लेकिन आज उसे फिक्स्ड एसेट नहीं बोला जाता है, आज उसे बेटा पीपी बोला जाता है। तो अगर आप कभी भी अब टेंजिबल फिक्स्ड एसेट का नाम सुनो ना, तो आपके माइंड में एक ही इमेज बननी चाहिए, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट बोले तो पीपीई की बात चलती है, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। अब यहाँ पर हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो था बेटा हमारे एकदम बेसिक बैकग्राउंड, यानी डेप्रिसिएशन की बातें पहले कौन से स्टैंडर्ड में की जाती थी, अब कौन से स्टैंडर्ड में की जाती है, ये बात तो हो गई खत्म। अब पॉइंट आता है एसेट की बातें करते हैं। देखो जी, एसेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एसेट बेटा अगर मैं बात करूं तो दो टाइप्स की हो सकती है। एक होती है हमारी टेंजिबल एसेट, कौन सी एसेट, मैं नाम दे रहा हूं इसको टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट का नाम दे रहा हूं, और एक को नाम दे रहा हूं बेटा मैं आपका इनटेंजिबल एसेट। जितनी भी हमारी टेंजिबल एसेट है ना, उनको बेटा डील करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 जो है वो हमारी टेंजिबल एसेट के बारे में बात करता है, और बेटा इनटेंजिबल एसेट के लिए एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नंबर है AS 26। ये बात करता है इनटेंजिबल एसेट को लेकर। अब सवाल आता है कि सर टेंजिबल एसेट आप किसे कहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं जितनी भी एसेट जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सारी की सारी हमारी टेंजिबल एसेट है। जैसे बेटा ध्यान से समझना, आपकी फैक्ट्री में जो प्लांट यूज हो रहे हैं, आपकी फैक्ट्री में जो मशीनें यूज की जा रही हैं, फैक्ट्री का जो बिल्डिंग है, ये सारी की सारी हमारी टेंजिबल आइटम्स होती हैं। इनटेंजिबल के अंदर क्या आ जाएगा, आपका जो गुडविल है, आपका जो कॉपीराइट है, आपका जो ट्रेडमार्क है, ये सारे के सारे इनटेंजिबल एसेट में आते हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, वो इनटेंजिबल एसेट। तो सवाल बड़ा सिंपल है, अगर हम AS के नजरिए से देखें तो जितनी भी टेंजिबल आइटम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस, जो भी बातें होंगी वो AS 10 में कवर की जाएंगी, और जितनी भी इनटेंजिबल आइटम्स होंगी जो इनटेंजिबल एसेट की कैटेगरी में आएंगी, उन सभी पे बेटा AS 26 के प्रोविजन यानी रूल्स अप्लाई होंगे। अब आप मेरे साथ यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, अगर मैं बात को बढ़ाऊं, ये जो टेंजिबल एसेट है ना, इसे ही बेटा आज के दिन बोला जाता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी क्या बोला मैं, जितनी भी हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है ना, उसे बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही बोलेंगे। तो आपको ये मानकर चलना है कि आज के दिन अगर कोई आपको बोलता है कि फिक्स्ड एसेट, तो आपके मन में आना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट का मतलब है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यानी हम अपनी चर्चा में बेटा अब फिक्स्ड एसेट की जगह वर्ड रिप्लेस कर देंगे हमारे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से।
क्लियर है? हाँ जी। तो मैं अब आपको एक बात बताना चाहता हूं, अब AS10 किसको कवर करता है? ओनली टेंजिबल फिक्स्ड एसेट यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और इनटेंजिबल आइटम्स को डील किया जाता है बच्चों अंडर AS नंबर 26। अब बेटा AS10 जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 ने आगे हमें बताया कि किसी भी आइटम को पीपीई बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। आप मेरी बात को समझना, यानी AS10 ने क्या कहा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 ने बोला कि किसी भी आइटम को पीपीई बनने के लिए कुछ बेसिक शर्तें हैं, बेसिक कंडीशन है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, वो अगर आप फुलफिल करते हो तब हम आपको पीपीई मानेंगे, अदरवाइज आपको पीपीई नहीं माना जाएगा। इसका मतलब हम हमारी क्लास में सबसे पहले बेटा एक बात समझना, डेप्रिसिएशन हमारा चैप्टर है, लेकिन डेप्रिसिएशन लगता है आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऊपर, इसलिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में पता होना जरूरी है। जब तक हमें पीपी की डेफिनेशन नहीं आती होगी तब तक बेटा डेप्रिसिएशन आपको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं आएगा। एक और बात, जितनी भी बातें मुझे आप बच्चों को लिखवानी है या समझानी, वो और ज्यादातर बातें बेटा मैंने ये नोट्स बना रखे हैं जो आपको प्रोवाइड किए गए, इनके अंदर वो सारे पॉइंट पहले से इंक्लूडेड है। इन केस अगर कोई बात नहीं है तो मैं आपको यहाँ पे बेटा नोट्स में यहाँ पे बनाऊंगा, आप अपने रजिस्टर में अगर आपको लगता है कि वो पॉइंट आपके लिए रेलेवेंट तो जरूर आप उसकी नोटिंग अपने साथ साथ करते रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं जी। अब बेटा डेप्रिसिएशन के बारे में तो बाद में सीखेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग ऑफ पीपी। ये जो पीपी का मतलब है ये बेटा एज पर AS10 में आपको बताने जा रहा हूं, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 के नजरिए से पीपी किसे बोला जाता है। तो मैंने अभी भी क्या कहा, पीपी बनने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी है, अगर वो शर्त पूरी हो जाती है तो आपको पीपी बोला जाएगा, यानी आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माना जाएगा, अदरवाइज आप पीपी क्लासिफाई नहीं हो पाओगे। सबसे पहले यहां से आराम से रीड करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है। मैंने लिखा बच्चों प्रॉपर्टी, पीपी की फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर। सबसे पहले मैंने यहां पर ब्रैकेट में एक वर्ड डाला, क्या लिखा जी मैंने, टेंजिबल आइटम, यानी पीपी के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है कि वो टेंजिबल आइटम्स होना चाहिए। टेंजिबल बोले तो वो दिखाई देना चाहिए, उसे टच किया जाना पॉसिबल होना चाहिए, दैट। अब यहां पर कंडीशन 2 है, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। सबसे पहले अपने माइंड में रिपीट करो, पीपी का मतलब है टेंजिबल आइटम्स दैट। अब कंडीशन नंबर 1 को पढ़ता हूं, आर हेल्ड फॉर, यानी इसका मतलब है AS10 क्या कह रहे हैं, वो टेंजिबल आइटम्स जिसे हम हेल्ड करते हैं या होल्ड करते हैं, किस लिए, यानी पर्पज बताया जा रहा है, किसी भी टेंजिबल आइटम को हमारे पास क्यों रखा गया है, उसके रीजन अब बताए जा रहे हैं। तो पहला बताया जा रहा है यूज इन द प्रोडक्शन, बस यहीं पे रुक जाओ, प्रोडक्शन वर्ड तक रुक जाओ। तो ये कहना चाह रहा है कोई भी टेंजिबल आइटम जिसे आप अपने पास इसलिए हेल्ड करते हो, इसलिए होल्ड करते हो कि वो प्रोडक्शन में काम आएगा। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, मान लो मेरी एक कंपनी है और मेरी एक फैक्ट्री है, बेसिकली उस फैक्ट्री में मैं ये पेंसिल्स बनाता हूं जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो। अब इस पेंसिल को बनाने के लिए मान लो मेरे पास फैक्ट्री के अंदर एक मशीन है, यानी एक प्लांट है, तो समझना उस प्लांट या उस मशीन को मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्रॉपर्टी प्लांट के लिए मैंने क्या किया, वो एक टेंजिबल आइटम है, मैंने उस मशीन को, मैंने उस प्लांट को इसलिए होल्ड किया है, इसलिए अपने पास रखा है कि मैं क्या करना चाहता हूं, यूज इन द प्रोडक्शन, मैं उस प्लांट, उस मशीन को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, यानी वो मेरे प्रोडक्शन में काम आ रहा है। और साथ ही साथ में क्या लिखा हुआ है, सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी पहला पॉइंट तो क्या हो गया कि वो प्रोडक्शन में काम आ रहा है, दूसरा पॉइंट है सप्लाई ऑफ गुड्स में। अब सवाल आता है कि जी सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब क्या है। मान लो बेटा मेरी फैक्ट्री में एक प्लांट था, एक मशीन थी, उस मशीन की मदद से मैंने इस पेंसिल को बनाया। अब मैं कह रहा हूं मेरी जो पेंसिल्स है वो अलग अलग जगह पर सेल होती है, तो मेरे क्या है कि बहुत सारे डीलर्स हैं, मान लो मेरे डीलर अलग अलग एरिया में बेटा फैले हुए हैं। तो मैं क्या करता हूं, अपनी फैक्ट्री में जो पेंसिल बनते हैं बाद में एक ट्रक या एक टेम्पो या एक ऑटो की मदद से मैं अपनी फैक्ट्री से वो पेंसिल मैं डिलीवर करवाता हूं। मेरे जितने भी डीलर जहां से इस पेंसिल की सेल होती है मैं उनके यहां तक पहुंचाता हूं। इसका मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स में काम में ले रहा हूं, यानी इसका मतलब इस पेंसिल को बनाने के लिए जो मशीन यूज की गई थी वो तो हमारी पीपीई है, साथ ही साथ में इस
पेंसिल को सप्लाई करने के लिए, यानी इस पेंसिल को बेचने के लिए, सप्लाई करने के लिए अगर हमने कुछ और यूज किया, जैसे किसी ट्रक, किसी डिलीवरी वैन या किसी टेम्पो वगैरह का इस्तेमाल किया, तो बेटा वो भी हमारा पीपीई बनेगा। और तीसरा है और सर्विसेज, ये थर्ड पॉइंट है। इसका मतलब हम हेड किस लिए करते हैं, उसके तीन कारण हो सकते हैं। वो पीपी हमारे प्रोडक्शन में काम आ सकती है, वो हमारे गुड्स के सप्लाई में काम आ सकती है, और तीसरा बेटा रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब सवाल आता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां सर्विस का मतलब है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो सुनो जरा, रेंडरिंग ऑफ सर्विस का मतलब क्या है। रेंडरिंग ऑफ सर्विस का मतलब ये है, अगर ध्यान से सुना, अगर मान लो मैं जैसे आप बच्चे को पढ़ाता हूं, तो आप स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जरा सोचो, अब मैं आपसे पैसे चार्ज करता हूं, एज एन फी लेता हूं, लेकिन फी के बदले में क्या मैंने आपको कोई प्रोडक्ट दिया कि भाई ये 10,000 रुपए का आपको ये प्रोडक्ट दिया जा रहा, नहीं, मैं आपको बेसिकली सर्विस दे रहा हूं। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं किसी कंपनी का ऑडिट करता हूं, तो ऑडिट करने के बदले में मैं उनको क्या दे रहा हूं बेसिकली, यानी मैं अपनी ऑडिट से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा हूं। इसे बोला जाता है बच्चों रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। एक डॉक्टर है, उसके पास बेटा पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उनका इलाज करता है, वो क्या दे रहा है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। एक लॉयर के पास बेटा लोग आते हैं, वो उनका केस में क्या करता है, कोर्ट में केस लड़ता है, तो उसकी वो क्या कर रहा है, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। अब सवाल आता है रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए क्या, जैसे मान लो मैं अपने घर से आप बच्चों को लेक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो जरा सोचो इसके लिए मुझे किन किन चीजों की जरूरत है। एक लैपटॉप होगा जिसके ऊपर बेटा मैंने नोट्स बना रखे, सारी बातें मैं लिख रहा हूं। एक मेरे सामने बेटा कैमरा लगा हुआ है जिसके माध्यम से मैं अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करूं। एक बेटा मैं माइक का यूज कर रहा हूं। ये क्या है, यानी ये चीजें मैंने इसलिए रखी हुई कि मेरी सर्विस को इजीली डिलीवर किया जा सके। तो मेरे लिए ये कैमरा, ये लैपटॉप और माइक बेटा क्या है, टेंजिबल आइटम है, और इन्हें मैं किस लिए काम में ले रहा हूं, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में। इसका मतलब हेल्ड के पीछे तीन पर्पस होंगे। किस लिए, अगर आप उसे प्रोडक्शन में काम ले रहे हो, या सप्लाई के काम ले रहे हो, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के। पॉइंट नंबर 2, आर हेल्ड फॉर रेंटल टू अदर, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। हम उसे किस लिए रखते हैं, दूसरों को किराए पर देने के लिए। मान लो बेटा मेरी एक कार रेंटल कंपनी है, मेरे पास बहुत सारी कारें हैं, और मेरे पास कस्टमर आता है और बेटा रेंट पे कार लेता है। इसका तो समझना, वो कार मेरी टेंजिबल आइटम है, ध्यान से समझना, टेंजिबल आइटम है जिसे मैं रखता हूं, हेल्ड करता हूं, किस लिए, रेंटल टू अदर, मैं दूसरे लोगों को किराए पर देता हूं, उससे बेटा किराए की इनकम जनरेट करता हूं, यानी वहां से पैसे कमाने के लिए मैंने उसे रखा हुआ है। तो क्या क्या हेल्ड में चार चीजें होंगी, प्रोडक्ट बेटा साथ साथ बोलो घर पे बैठे बैठे, प्रोडक्शन में काम आ रहा है, सप्लाई में काम आ रहा है, सर्विस देने में काम आ रहा है, और फोर्थ पॉइंट था रेंटल टू अदर्स। अच्छा, अगला पॉइंट क्या, हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एडमिन पर्पस का मतलब क्या है, एडमिन पर्पस का मतलब है अगर आपके पास कोई भी एक टेंजिबल आइटम है जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज में आ रही, जैसे बेटा मान लो अब मेरी एकेडमी है, उसका मैंने एक ऑफिस बना रखा, वहां पर मैंने एक प्रिंटर रखा हुआ है, तो इसका मतलब प्रिंटर मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम आ रहा है। उस ऑफिस में एक एसी लगा हुआ है, वो एसी किस काम में आ रहा है, वो एसी ना तो कुछ गुड्स प्रोड्यूस करके दे रहा, ना सप्लाई करके दे रहा, ना वो सर्विस देने में काम आ रहा, ना बेटा मैं उसको किसी को किराए पे दे रहा हूँ, वो मेरे काम आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में। तो एडमिन पर्पस में जो टेंजिबल एसेट काम में आते हैं उसे भी पीपीई बोला जाएगा। इसका मतलब ये उसका पांचवा रीजन होगा। तो अब जरा समझना, इसका मतलब कोई भी टेंजिबल आइटम जिसे आप रखते हो, इनमें इन पांच में से किसी एक रीजन की वजह से, इन पांच में से किसी एक कारण की वजह से आप उसे अपने पास होल्ड करते हो। वो कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्रोडक्शन में काम आ रहा है, सप्लाई में काम आ रहा है, सर्विस देने में काम आ रहा है, किसी को किराए पे देने में काम आ रहा है, और आपके एडमिन पर्पस में काम आ रहा है। तो ये पहली कंडीशन पूरी, यानी उसे रखने का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या, इन पांच में से कोई एक होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एंड, इसका मतलब कंडीशन नंबर 1 अकेली फुलफिल होने से वो पीपी नहीं बन जाएगी। कंडीशन नंबर 1 के साथ साथ एक और कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 2 क्या है, आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ड्यूरिंग मोर देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। एक बात बताओ, इसका मतलब जो टेंजिबल आइटम है ना बेटा, उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए, यानी उसकी लाइफ मोर देन 12 मंथ होने ही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बात समझना, हमने
बचपन से पढ़ा था, हमारे दो टाइप के खर्चे होते हैं, रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर किसे बोलते हैं? जो रिपीटेबल इन नेचर है, जिनका बेनिफिट, जिन खर्चों का बेनिफिट हमें पीरियड में मिलेगा, यानी सिर्फ करंट ईयर में जिनका बेनिफिट मिलता है, वो हमारे रेवेन्यू होते हैं। और कैपिटल कौन से? जो खर्चा आज के और उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलते रहेंगे, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो कहलाते हैं हमारा कैपिटल एक्सपेंस, और जिसे हम फिक्स्ड एसेट के नाम से जाना करते थे। तो आपको समझना क्या है इसका मतलब, अगर उसकी लाइफ लेस देन 12 मंथ है या अप टू 12 मंथ है, तो वो हमारा पीपी नहीं बनेगा। पीपी बनने के लिए क्या होना जरूरी है? उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा। जैसे मेरी फैक्ट्री में जो प्लांट है, मशीन है, उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा, तभी वो टेंजिबल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बनेगा। मेरे पास जो टेम्पो डिलीवरी वैन, उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। जो कार रेंटल कंपनी में चला रहा है, उसमें जो कारें हैं उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। और यहाँ पर एडमिन पर्पज में जो एसी है, प्रिंटर, उसकी लाइफ भी 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। अब एक बात बोलूं आपको, हमने हमेशा पढ़ा है, अगर हमने कोई खर्चा किया, जैसे मान लो आज हमने 10,000 का खर्चा किया, और इस खर्चे का बेनिफिट सिर्फ हमें मान लो 1 महीने में होगा, यानी ओनली जनवरी में होगा, या फरवरी में, या इसका बेनिफिट सिर्फ हमें करंट ईयर में होगा, तो बेटा इसे रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हैं। और आप सभी नालायकों को ये बात भली बात ही पता है, रेवेन्यू डायरेक्टली पी एंड एल में चला जाता है, और जो चीज पी एंड एल में चली जाती है उसे एसेट कैसे माना जाएगा? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं एसेट कैसे बनेगा। अगर हमने 1 लाख रुपए का खर्चा किया और इस एक्सपेंस का बेनिफिट, जैसे मैंने कार खरीदी और वो कार 5 साल मेरे बिजनेस में यूज होगी, इसका मतलब उसका जो फायदा है वो हमें आने वाले 5 साल तक मिलेगा। इसका मतलब 12 महीने से ज्यादा अगर उसकी लाइफ है ना, तो वो हमारे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, अदरवाइज नहीं। तो मैं आपको 2 ही बातें बोलूंगा, हमारे पास हेड है 5 पर्पस के लिए, और उसकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। अगर लाइफ लेस देन 12 मंथ है, बच्चों हमेशा याद रखना, वो हमारे लिए कभी भी बेटा पीपी नहीं बनेगा, यानी हमारी एसेट नहीं मानी जाएगी, जिसे आम भाषा में बेटा फिक्स्ड एसेट मैं बोल रहा हूं। यहां पर मैंने एक नोट डाला है, पीपी को हम रेफर कर सकते हैं एज फिक्स्ड एसेट इन कॉमन लैंग्वेज। इसका मतलब एक आम भाषा में अगर हम बात करें तो पीपी का मतलब कुछ नहीं, एक फिक्स्ड एसेट को ही यहाँ पर पीपी के नाम से जाना जा रहा है। तो ये तो था बेटा आपका डेफिनेशन वाला पार्ट। तो आप यहां से समझ सकते हो कि जिसे मैं एसेट की बात करूं उसमें 2 हैं, टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल बोले तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब आपको सभी को पता है पीपी बनने के लिए 2 कंडीशंस पूरी करनी है, दोनों कंडीशन मैंने आराम से बताई। और इंटेंजिबल एसेट के उसके बारे में अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, वो यहाँ का पार्ट नहीं है बेटा। तो एक पार्ट खत्म हो गया। अब सवाल आता है जी डेप्रिसिएशन क्या है? अगला मुद्दे का पॉइंट आया कि चलो ठीक है सर, हमें समझ में आ गया कि आपने हमें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन बता दी, बहुत बढ़िया से समझ में। अब सवाल आता है सर डेप्रिसिएशन का मीनिंग तो बताओ। तो सुनो, ध्यान से सुनना, डेप्रिसिएशन क्या है? ध्यान से समझना, किसी भी एसेट को अगर हम बेटा यूज में लेते हैं, किसी भी एसेट की वैल्यू में आने वाली गिरावट को हम बेसिकली डेप्रिसिएशन कहते हैं। बच्चों एक बात बताओ, ध्यान से समझना, एसेट 2 तरीके की होती है, एक होता है बेटा डेप्रिसिएबल एसेट, एक होता है बेटा नॉन डेप्रिसिएबल एसेट। तो समझने का पॉइंट करते हैं, डेप्रिसिएबल एसेट कौन सी है? जिन एसेट की वैल्यू में टाइम के साथ साथ गिरावट आती है। जैसे बेटा मान लो मेरे पास ये लैपटॉप है, मेरे पास कैमरा है, मेरे पास एक बिल्डिंग है, मेरे पास एक प्लांट, एक मशीन है, इनकी वैल्यू धीरे धीरे डाउनग्रेड होती है, एप्रिसिएट नहीं होती। समय के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू में गिरावट आती है। गिरावट आने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं, मेरे पास ध्यान से समझना, एक ऐसी एसेट है जिसकी वैल्यू में एप्रिसिएट भी होता है। सर ऐसी भी एसेट होती हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है, बिल्कुल, जैसे बेटा लैंड। सिर्फ याद रखना ओनली लैंड की बात करो, जमीन। अब आप सभी को पता बेटा जमीन जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है, अब उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, तो जमीन की वैल्यू धीरे धीरे एप्रिसिएट होती है। तो इसलिए हमेशा याद रखना लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लेकिन बेटा बाकी की जितनी भी एसेट है उन पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो इस बात को हम यहां से आपको बताते हैं। अगर हम फिक्स एसेट की बात करें, बोले तो पीपी की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा फिक्स एसेट में, चलो यहां से मैं हटा देता हूं, एक है टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने बताया AS10 में इसे कवर किया जाएगा। इसमें एक होती है डेप्रिसिएबल, इसमें बहुत सारी, जैसे मैंने आपको नाम बताया ना, इसमें प्लांट आ सकता है, इसमें बिल्डिंग आ सकती है,
इसमें आपका मशीन आ सकता है, ये सारे की सारे ही जिनकी वैल्यू धीरे धीरे गिरती है उनको बोला जाता है डेप्रिसिएबल एसेट। जिसकी वैल्यू में कमी होगी, गिरावट आएगी, डेप्रिसिएबल। नॉन डेप्रिसिएबल में हम बोल सकते हैं बेटा लैंड, हमारी जमीन की वैल्यू कभी भी नहीं गिरती, वो बेटा हमेशा एप्रिसिएट होती है। और इनटेंजिबल एसेट ES 26 में डील किया जाता है, इसका एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके बारे में अभी हम बात नहीं करें। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आई? हाँ जी सर। तो यहाँ पर आ जाओ बेटा, अब मैं आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आ जाओ मेरे साथ साथ। क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इट इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर इट यूजफुल लाइफ। ये बात समझने के लिए यहाँ पर आ जाओ, समझना बेटा। एक बहुत सिंपल सा पॉइंट में बात करता हूँ, एक सिंपल टर्म्स में हम बात करते हैं। मान लो बेटा, ध्यान से सुनना, एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लो बच्चों, मैंने एक एसेट खरीदी और वो एसेट 5 साल तक मेरे बिजनेस में यूज होगी। मैंने किसी एसेट को खरीदा और वो मेरे बिजनेस में अगले 5 साल तक यूज होने वाली है। ये मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ईयर 1, ईयर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 और 5। ये ईयर 1 है बच्चों, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, ईयर नंबर 4 और ईयर नंबर 5। यानी ये एसेट अगले 5 साल तक मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस में काम आने वाली। मैंने यहाँ पर मान लो एक प्लांट खरीदा, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक प्लांट खरीदा जिसके लिए मैंने, समझने की कोशिश करना, 5 लाख रुपए दिए मैंने। अब मैं जो आपको बोलूं उसके बारे में समझना। मैंने इस प्लांट को खरीदा 5 लाख रुपए देकर। अब एक सिंपल सा जवाब मुझे देना, जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं यहाँ पर मेरे प्लांट से मुझे इनकम हुई। रेवेन्यू का मतलब एक तरीके से इनकम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। पहले साल मान लो मुझे 2 लाख रुपए का इनकम जनरेट हुआ इस प्लांट से, अगले साल मुझे 3 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई, उसके अगले साल मान लो मुझे 2.5 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर मान लो मुझे 2 लाख का इनकम जनरेट हुआ और यहाँ पर मान लो मुझे 4 लाख रुपए की इनकम जनरेट हुई। मैं एक बहुत सिंपल, एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से आपकी बातें स्टार्ट कर रहा हूँ, सुनना। मैं कह रहा हूँ मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और बिजनेस को लंबा चौड़ा नहीं है, पेंसिल बनाने का मेरा बिजनेस है। मैंने इस पेंसिल को बनाने के लिए प्लांट बोले तो एक मशीन खरीदी, यानी एक प्लांट एंड मशीनरी खरीद कर लाया। वो प्लांट एंड मशीनरी लाकर बेटा मैंने अपने प्रेमाइसिस में रख दी और इस पेंसिल को बनाने के लिए जिस प्लांट को खरीदा गया था उसके लिए मैंने Y0 पे, यानी 0 पीरियड पे, यानी जिस दिन खरीदा, मैंने 5 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया। समझने की कोशिश करना, मैंने एक साथ 5 लाख रुपए जिससे मशीन खरीदी उसको पे करके मैं मशीन लेकर आ गया अपने यहाँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये मशीन जो है, मैंने कहा इसकी लाइफ 5 साल है, इसका मतलब इस मशीन से जो मैं पेंसिल्स बनाऊंगा, यानी जो मैं प्रोडक्शन करूंगा, वो अगले 5 साल तक मैं प्रोडक्शन करूंगा। यानी 5 साल तक मैं पेंसिल बनाता रहूंगा और उसे मार्केट में बेचता रहूंगा, बनाता रहूंगा, मार्केट में सेल करता रहूंगा। मुझे एक बात का जवाब दो जल्दी से, जो पेंसिल मैं बना रहा हूं वो किससे बना रहा हूं? मैं प्लांट से बना रहा हूं। इसका मतलब इस प्लांट का जो बेनिफिट है, यानी इस प्लांट का जो यूज किया जा रहा है वो अगले 5 साल तक यूज किया जा रहा है। अब मैं जो बोलूं उसका जवाब देना, क्या जो मैं अभी करूंगा वो सही ट्रीटमेंट होगा, बस ये बता दो। मैंने क्या किया, मैंने यानी मेरे अकाउंटेंट ने क्या किया, मैंने बेटा पहले साल में प्लांट खरीदा और मैंने अपने अकाउंटेंट को कहा कि जरा प्रॉफिट के बारे में बता कि भाई इस प्लांट को खरीदने से हमें कितना प्रॉफिट कौन कौन से ईयर में हो रहा है। उसने मुझे कहा कि सर पहले ईयर में हमने 5 लाख रुपए की मशीन खरीदी तो 5 लाख रुपए हमारा खर्चा हो गया। यानी उसने बेटा क्या किया, इस 5 लाख को यहाँ पर एज एन एक्सपेंस मान लिया और पहले साल का लॉस बता दिया 3 लाख। फिर अगले साल मशीन का कोई भी अमाउंट यहाँ चार्ज नहीं हुआ तो अगले साल का प्रॉफिट बता रहा है 3 लाख। यहाँ पर भी मशीन का कोई अमाउंट यानी प्लांट का कोई अमाउंट चार्ज नहीं हुआ तो यहाँ पर प्रॉफिट बता रहा है बेटा वो 2.5 लाख। यहाँ पर भी मशीन की कोई भी कॉस्ट करंट ईयर में चार्ज नहीं हो रही तो यहाँ का प्रॉफिट आ गया जैसे कि 2 लाख और यहाँ पर भी 0 और अमाउंट आ गया जी बोले तो 4 लाख। अब मुझे एक सिंपल से सवाल का जवाब दो जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बोलो सर। मेरा सवाल आप बच्चों से सिर्फ इतना सा है, क्या ये जो अकाउंट्स अकाउंटेंट ने किया ये सही है या गलत है? तो मैं आपको बता दूं, बोलो क्या क्या सही है गलत है? कैसे गलत है मैं बताता हूँ। ये गलत इसलिए है, उस अकाउंटेंट ने क्या किया, इस मशीन का, ध्यान से सुना, जो भी हम कॉस्ट देकर आए सारा का सारा पैसा उस अकाउंटेंट ने करंट ईयर यानी ईयर 1 का एक्सपेंस मान लिया। यानी उसने बेटा वो पूरे 5 लाख पहले साल का खर्चा मान लिया, जो बिल्कुल गलत। उसका रीजन सुनो, क्योंकि ये इसलिए गलत है कि ये जो मशीन है यानी जो प्लांट है
इसका बेनिफिट सिर्फ हमें ईयर 1 में ही नहीं मिल रहा है, इसका बेनिफिट अगले 5 साल तक मिलेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो 5 लाख रुपए की कॉस्ट है ना बेटा, इस 5 लाख रुपए की कॉस्ट को इस तरीके से एलोकेट करना है, हमें सिस्टमेटिक तरीके से बांटना है कि इसका बर्डन हर साल के ईयर में ट्रांसफर हो जाए। यानी समझना, इस 5 लाख रुपए की यानी इस प्लांट की जो टोटल कॉस्ट है ना, उसका हमें एलोकेशन करना है उतने सालों में जितने ईयर तक इस प्लांट और मशीनरी को यूज किया जाएगा। यानी इस प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है वो एक सिंगल ईयर में चार्ज नहीं की जा सकती, इसकी कॉस्ट को हम उतने ईयर में चार्ज करेंगे, उतने ईयर के P&L में लेकर जाएंगे जितने ईयर तक इस मशीन की लाइफ है, जितने पीरियड तक हम इस मशीन को यूज करके प्रोडक्शन करेंगे, वहां तक बेटा इसकी कॉस्ट को चार्ज किया जाएगा, अलोकेट किया जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसका मतलब उसने 5 लाख पूरे करंट ईयर में डेबिट कर दिए, ये बिल्कुल फंडामेंटली गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए नहीं किया जा सकता बच्चों, बचपन में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट, और मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि करंट ईयर की रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंस के साथ मैच करवाओ, जो कि गलत हो गया। अब ध्यान से समझना, करंट ईयर की ध्यान से समझना, इनकम थी 2 लाख और आपने पूरा खर्चा चार्ज कर लिया, लेकिन इस मशीन का यूज सेकंड ईयर में भी हुआ, इस मशीन का 1 रुपया भी सेकंड ईयर में चार्ज नहीं हुआ, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट हिल गया। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आपके P&L में जो इनकम्स आ रही हैं, जो इनकम आप लेकर आ रहे हो, उनके अगेंस्ट जो जो खर्चे हुए वो भी उसी ईयर के P&L में आना चाहिए। यानी जिन इनकम्स को आप ले रहे हो, उन इनकम को कमाने के लिए जिन एक्सपेंस को किया गया है, वो एक्सपेंस भी उसी सेम पीरियड में आने चाहिए जिस पीरियड में आपने इनकम को रिकॉर्ड किया। यहां पर आपने क्या पूरे 5 लाख एक साथ डाल दिए, जबकि बेटा ये 5 लाख रुपए का खर्चा ओवर द पीरियड चार्ज किया जाएगा। और हम यहां पर क्या करेंगे, इस 5 लाख रुपए को सिस्टमेटिक तरीके से बांटेंगे। जैसे मेरे एग्जांपल के तौर पे मान लो हमने एसएलएम का तरीका लगाया, एक बार समझने के लिए बोल रहा हूं, एसएलएम का तरीका लगाया और स्क्रैप वैल्यू, अगर आपने एसएलएम का तरीका पढ़ रखा तो मैं कह देता हूं कि स्क्रैप वैल्यू हमारी कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं इस 5 लाख को जैसे मैंने सिस्टम बना दिया कि हर साल हर ईयर में 1-1 लाख रुपए चार्ज करेंगे, 5 साल मशीन यूज होगी, तो मशीन की आज जो टोटल हमने 5 लाख रुपए दिए हैं उसमें 1 लाख पहले ईयर में चार्ज कर लेंगे, ₹1 लाख, सेकंड ईयर में भी 1 लाख रुपए चार्ज कर लिया जाएगा, थर्ड ईयर में भी बेटा 1 लाख रुपए चार्ज कर लिया जाएगा, फोर्थ ईयर में भी हम 1 लाख रुपए को चार्ज कर लेंगे, और फिफ्थ ईयर में भी हम 1 लाख रुपए को चार्ज करेंगे। इसका मतलब आपने क्या जो मशीन की टोटल कॉस्ट थी ना बेटा, उसे सिस्टमेटिक तरीके से, ऐसे नहीं कि रैंडमली कुछ भी बांट दिया, सिस्टमेटिक का मतलब समझदारी, लॉजिक के साथ आपने उसे एसेट की लाइफ में डिवाइड कर दिया। जैसे कि आपने हर साल 1-1 लाख रुपए चार्ज किया, तो ये जो 1-1 लाख रुपए हर साल के P&L में जा रहा है, यही बेटा डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन कुछ नहीं है, उस एसेट को यूज कर रहे हैं जितने ईयर्स में, उतने ईयर में उस एसेट की कॉस्ट को P&L में ट्रांसफर करेंगे। आप समझना, पहले उस अकाउंटेंट ने क्या किया, पूरे 5 लाख रुपए को ईयर 1 के P&L में डेबिट कर दिया, जो कि गलत था। डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन का मतलब 5 लाख रुपए हम सिस्टमेटिक तरीके से उतने ईयर में चार्ज करेंगे जितने ईयर वो एसेट हमारे बिजनेस में यूज हो रही है। वो एसेट हमारे बिजनेस में 5 साल यूज हो रही है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हर साल के P&L में 1 लाख रुपए उस मशीन की कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। हमने मशीन का पूरा पैसा किसी एक सिंगल ईयर में चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा मशीन कई ईयर तक यूज होगी, कई सालों तक यूज की जा रही है। तो क्या कर रहे हैं, उस 5 लाख रुपए की कॉस्ट को हम इस तरीके से अपने P&L में दिखा रहे हैं कि वो मैचिंग कॉन्सेप्ट को पूरा कर दे, और उसी को बेटा डेप्रिसिएशन बोला जाता है। यानी एसेट की वैल्यू हर साल के P&L में कितने रुपए लेकर जानी, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी ये जो 5 लाख रुपए है ना, इसमें ईयर 1 के P&L में कितना जाएगा, ईयर 2 के P&L में कितना, थर्ड फोर्थ, ये 5 लाख रुपए जाएंगे बेटा P&L में ही, बट कितना कितना अमाउंट कौन कौन से ईयर में जाएगा, उससे हम बेसिकली डेप्रिसिएशन के नाम से जानेंगे। तो ये है बेटा सिंपल टर्म्स में डेप्रिसिएशन का मतलब। तो यहाँ ये बेटा सही तरीका है प्रॉफिट जानने का। 1 लाख आ जाएगा, यहाँ का बेटा 2 लाख आ जाएगा, यहाँ का बेटा 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, यहाँ का 1 लाख रुपए प्रॉफिट आ जाएगा, और यहाँ का फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए आ जाएगा। आई होप सभी नालायकों को यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आपने फिक्स एसेट को खरीदा और उसकी सारी की सारी कॉस्ट इसी ईयर में चार्ज कर,
उसकी कॉस्ट को हम P&L में लेकर जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, उस एसेट के अमाउंट को हम P&L में ही लेकर जाएंगे, बस किस तरीके से लेकर जाएंगे वो तरीका हमारा डेप्रिसिएशन है। तो आ जाओ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इट इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन। सिस्टमैटिक का मतलब है तरीके से, समझदारी से। अब तरीके का मतलब क्या, जैसे मैंने एसएलएम को फॉलो किया, ये एक सिस्टम है। एसएलएम का मतलब एक एसेट की जो भी वैल्यू है वो इक्वल पार्ट, इक्वल अमाउंट हर साल के P&L में चार्ज कर लेंगे। एसेट की लाइफ 5 साल है, 5 लाख रुपए कॉस्ट, 5 साल में हर साल इक्वल अमाउंट 1 लाख रुपीस आ गए। ये बेसिकली सिस्टमैटिक, यानी किसी मेथड को यूज करते हुए, किसी टेक्निक को यूज करते हुए आप उसे एलोकेट करोगे। एलोकेट का मतलब समझ गए, P&L में लेकर जाओगे, यानी हर साल के P&L में कितना ट्रांसफर होगा। सिस्टमैटिक का मतलब है तौर तरीके से, लॉजिकली, समझदारी से आप उसे बांटोगे। ऐसा नहीं है कि सर इस साल ना मेरा मन कर रहा था, इस साल का मैंने 2 लाख चार्ज कर लिया, सर पिछले साल मेरा मन कर रहा था 50,000 चार्ज करने का। ऐसा नहीं करना। आपको जो तरीका लगाना वो एक रीजन के साथ होना चाहिए, रैशनल बेसिस पे होना चाहिए, समझदारी का वो प्रतीक होना चाहिए, यानी सिस्टमैटिक होना चाहिए। ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट, नया वर्ड आया डेप्रिसिएबल अमाउंट, डोंट वरी मैं समझाऊंगा। डेप्रिसिएबल अमाउंट ओवर इट यूजफुल लाइफ, इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर यूजफुल लाइफ। बेटा दो चीजें, एक होती है फिजिकल लाइफ, एक होती है यूजफुल लाइफ। फिजिकल लाइफ एसेट की हमेशा ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू यूजफुल लाइफ। सवाल आता है यूजफुल लाइफ क्या है? बच्चों यूजफुल लाइफ का मतलब है जितने पीरियड में हम उस एसेट को यूज करके उस एसेट से इकोनॉमिक बेनिफिट कमाते हैं, जितने पीरियड तक हम उस एसेट को यूज करके हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलते हैं वो हमारे लिए यूजफुल है। सर हमें ये बात इतनी ज्यादा क्लियर नहीं हुई, थोड़ा सा इसके ऊपर और डिटेल में चर्चा करो। देखो बेटा, मैंने जैसे कहा मैंने पेंसिल बनाने के लिए मशीन खरीदी, इसका मतलब यूजफुल लाइफ का मतलब समझना, जितने टाइम तक मैं इस मशीन को पेंसिल बनाने के काम में लूंगा, जैसे मान लो ये मशीन पेंसिल बनाने के लिए 5 साल यूज होगी तो 5 साल इसकी यूजफुल लाइफ है। फिजिकल लाइफ का मतलब क्या, जैसे मान लो 5 साल तक मशीन मेरे बिजनेस में यूज हुई और 6th ईयर से मशीन खराब होगी, यूज में आनी बंद होगी, मैंने इसे अपने फैक्ट्री में एक गोडाउन में डाल दिया। इसका मतलब ध्यान से समझना, ये मशीन तो आने वाले 100 सालों तक मुझे दिखाई देगी। बेटा फिजिकल लाइफ का मतलब है कि वो लाइफ जिसमें उस एसेट को देख पा रहे हैं। मान लो बेटा मेरे पास एक ऐसा लैपटॉप है जो मैंने 10 साल पहले खरीदा, बट लाइफ का पहला लैपटॉप है मेरा, उसके साथ पर्सनल अटैचमेंट है, हालांकि वो लैपटॉप यूज नहीं हो रहा, वो खराब हो गया, मेरे बिजनेस में वो काम नहीं आ रहा, यानी उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो गई, लेकिन फिजिकली मेरी आंखें उसे देख पा रही हैं। तो फिजिकल लाइफ तो बेटा उसकी कितने भी साल हो सकते हैं, 100 साल, 200 साल, 300 साल, कभी भी फिजिकल लाइफ में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता। याद रखना, डेप्रिसिएशन हमेशा यूजफुल लाइफ में डिवाइड होगा। यूजफुल लाइफ का मतलब जितने पीरियड में हम उसे यूज करते हैं, हमारे बिजनेस में वो एक्टिवली काम आ रहा है और उसे काम में लेकर हमें कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा है, वो यूजफुल लाइफ कहलाती है। तो समझ में आ गया? तो क्या समझ में आया? यूजफुल लाइफ हमेशा कम होती है किससे? फिजिकल लाइफ से। फिजिकल लाइफ तो बेटा जैसे आपके घर में आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपके घर में पुराना स्कूटर खड़ा है जो आपके दादाजी के टाइम का है। अब मान लो आपके फादर उसे बेचना नहीं चाहते, फादर कहते हैं कि नहीं ये दादाजी की एक क्या है लास्ट निशानी, हम इसे नहीं बेचेंगे, वो खड़ा हुआ आपके घर में, तो ये क्या है उसकी, ये उसकी फिजिकल लाइफ है। अब उसका यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ का मतलब जब आप उसे काम में लेते, उसे चलाते, उसे ऑफिस जाते, मार्केट जाते, तो उसका यूजफुल लाइफ होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो क्या समझ में आएगा? डेप्रिसिएशन क्या सिस्टमैटिक एलोकेशन है, किसका जी? सिस्टमैटिक बंटवारा है किसका? डेप्रिसिएबल अमाउंट। अब आ जाओ यहाँ पर, ये होता है बेटा डेप्रिसिएबल अमाउंट। सबने पढ़ रखा है इसके बारे में, सर हमने नहीं पढ़ा। अरे नालायक को कैसे नहीं पढ़ा, भी दिखाते हैं, ये रहा कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। इसके बारे में मैं थोड़ी बात करता हूं, डोंट वरी। आ जाओ जी, डेप्रिसिएबल अमाउंट क्या होता है? जैसे इस एग्जांपल में मैंने क्या कहा, मैंने जो प्लांट खरीदा उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपए और ये प्लांट मेरे बिजनेस में अगले 5 साल तक यूज किया जाएगा। बट मैंने कंडीशन बोली कि जब ये प्लांट 5 साल बाद में रिटायर होगा, जब ये खराब हो जाएगा, तो उसकी स्क्रैप यानी रेजिडुअल वैल्यू 0 है। बेटा स्क्रैप और रेजिडुअल वैल्यू सभी बच्चे जानते हो। स्क्रैप वैल्यू किसे बोला जाता है? स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू का मतलब होता है जब आप उस एसेट को बिजनेस में यूज करना बंद कर दोगे तो एट द लास्ट उस मशीन से कुछ अमाउंट रिकवर होगा क्या, कुछ पैसे रियलाइज होंगे क्या। जैसे मान लो बेटा मैंने एक मशीन खरीदी जिसकी कॉस्ट है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे पता है
कि इस मशीन को जब मैं बिजनेस में, ये मशीन मेरे धंधे में तो 5 साल ही यूज होगी, 5 साल बाद में मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाएगी, तो मैं इस मशीन को अपने बिजनेस में यूज नहीं करूंगा। बट मेरे को पता है कि इस मशीन को उस टाइम भी लोग यूज कर रहे होंगे, तो मैं किसी बंदे को इसे सेल कर सकता हूं, बेच दूंगा, और उसे बोल रहा हूं मैं रेजिडुअल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू। और मैंने सोचा कि 5 साल बाद में भी एज एन स्क्रैप ये 1 लाख रुपए में सेल हो जाएगी। तो बेटा कॉस्ट से हम स्क्रैप वैल्यू को हटाते हैं ना, तो इसे बोला जाता है डेप्रिसिएबल अमाउंट। कितने रुपए? डेप्रिसिएबल अमाउंट बोला जाएगा। तो यहाँ 4 लाख रुपए क्या है हमारा? डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो सुनना बेटा, डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब क्या है? जिस कॉस्ट पे आपने एसेट को खरीदा, उसकी अगर उस एसेट की कोई स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू उसमें से माइनस कर दोगे, तो उसे बेटा हम यहाँ पर नाम देंगे हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट का। अब सुनने की कोशिश करना, इस वाले एग्जांपल में क्या था? मैंने कहा था इस प्लांट की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो मैंने क्या किया, जो 5 लाख रुपए उसकी कॉस्ट थी ना, उसी को मैंने बोल दिया डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो मैंने वहां डेप्रिसिएशन कैसे निकाला? 5 लाख हमारी डेप्रिसिएबल अमाउंट है, 5 साल तक उस एसेट को यूज करेंगे, तो एसएलएम को यूज करते हुए मैंने हर साल का डेप्रिसिएशन डिसाइड कर दिया पर एनम बेसिस पे 1 लाख। अब मैं अपनी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, मान लो इसी एसेट की कॉस्ट है 5 लाख और एट द एंड 5 साल बाद में एज एन स्क्रैप ये 1 लाख में बिक जाएगी। इसका मतलब डेप्रिसिएबल अमाउंट है 4 लाख। अब सुनने की कोशिश करना, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। आज मैंने जिस प्लांट को 5 लाख में खरीदा, मुझे पता है कि 5 साल बिजनेस में यूज होने के बाद भी वो प्लांट मार्केट में फिर से बिक जाएगा। कितने रुपए में जी? 1 लाख रुपए में। इसका मतलब उस प्लांट को यूज करने से मैंने कितनी वैल्यू यूज कर ली। अब आप ये मत कहना कि प्लांट को यूज करके हमें पूरे 5 लाख रुपए का नुकसान होगा, नहीं। यानी प्लांट को हमने जो यूज किया, खरीदा 5 में, 1 लाख रुपए एट द एंड मिल जाएंगे, तो 5 साल में हमने प्लांट की कितनी वैल्यू कंज्यूम्ड कर ली बेटा? 4 लाख। तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन निकलेगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 यानी 80,000 रुपीस पर एनम। समझ में आ रहा है? तो आप जो डेप्रिसिएशन लगाओगे ना, वो पूरी अमाउंट को चार्ज नहीं करना है, डेप्रिसिएबल अमाउंट को चार्ज करना है। अब इस डेफिनेशन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो बेटा पढ़ो ना, यहाँ से क्या लिखा हुआ है? इट इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो डेप्रिसिएबल अमाउंट का मतलब कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, यानी स्क्रैप का पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा, तो स्क्रैप की वैल्यू को पी&एल में क्यों चार्ज कर रहे हो? पी&एल में एज एक्सपेंस क्यों मान रहे हो? तो पी&एल में तो हम उतने ही रुपए एक्सपेंस के तौर पे मानेंगे ना बेटा, जितने रुपए उस एसेट की वैल्यू कम होगी। 5 लाख का प्लांट खरीदा, 1 लाख हमें लास्ट में मिल ही जाएगा, तो एसेट की वैल्यू में गिरावट सिर्फ 4 लाख रुपए की आई। तो इस 4 लाख रुपए को आप सिस्टमैटिक तरीके से बांट दोगे तो ये कहलाएगा बेटा डेप्रिसिएशन। आई होप सभी को समझ में आ गया। तो मैं यहां से पढ़ देता हूं, ये बात यहां पर लिखी हुई है बच्चों मैंने। कैसे कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ एन एसेट, जैसे मेरे एग्जांपल में थी बेटा 5 लाख रुपए, और उसमें से एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, जैसा कि मैंने बोला 1 लाख रुपए उसकी एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू मान लो, तो बच्चों ये 4 लाख रुपए आपका डेप्रिसिएबल अमाउंट कहलाएगा। बोलो जी बोलो, क्या ये बात समझ में आए? अब अगर ऐसे 5 साल यूज करते तो 4 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, हर साल का डेप्रिसिएशन 80,000 आएगा। ऐसा मत कर देना कि 5 को ही डिवाइड कर दो, डेप्रिसिएबल अमाउंट को चार्ज किया जाता है बच्चों। ठीक है सर, हमें ये बात समझ में आ गई। अब हम यहां पर चलते हैं, वापस ऊपर आ जाते हैं। वैल्यू सच एसेट डिक्रीज विद द पासेज ऑफ टाइम मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट क्यों आती है? अब अगला सवाल ये आता है कि ठीक है सर, आपने डेप्रिसिएशन समझा दिया, बट डेप्रिसिएशन के कारण क्या, रीजंस क्या है भाई? डेप्रिसिएशन क्यों लगता है किसी भी एसेट पे? बेटा आपको मैं बताना चाहता हूं, किसी भी एसेट को अगर हम यूज करते हैं तो यूज करते करते उसकी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाती है। जैसे मान लो मेरे पास जो प्लांट या मशीनरी था वो मेरे प्रोडक्शन में यूज होगा, तो धीरे धीरे बेटा उसके पार्ट्स घिसने लग जाएंगे। यूज करूंगा तो पार्ट्स घिसेंगे, घिसने से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो कारण क्या हो सकता है? वियर एंड टियर टू इट यूज इन अ बिजनेस। बिजनेस में यूज करने से नॉर्मल एसेट की जो घिसावट होती है, एसेट की जो एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है, उसको हम बोलते हैं बेसिकली वियर एंड टियर होना। इसका मतलब नॉर्मल बिजनेस में यूज करोगे तो एसेट की वैल्यू में गिरावट आएगी। दूसरा एफ्लेक्स ऑफ टाइम, इसका मतलब है पासेज ऑफ टाइम, समय का बीत जाना। मतलब
इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, मान लो मेरी बात को समझना, मैं जो बोलने वाला हूं, मेरे पास एक एसेट है, मैंने एक एसेट खरीद ली, समझना, मैंने आज एक एसेट खरीदा, मैंने सोचा ये बिजनेस में यूज होगी, और बाद में मुझे लगा कि ये एसेट मेरे बिजनेस के लायक नहीं, मैंने खरीद कर उसे छोड़ दिया, यानी वो मेरे बिजनेस में एक्टिवली यूज नहीं हो रही, तो क्या इसका मतलब ये कि उस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा बेटा। एफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब है समय बीत रहा है ना, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू में गिरावट आएगी, चाहे आप उस एसेट को काम में ना लो, टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू में गिरावट आना स्वाभाविक है। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, मान लो बेटा जैसे मैं एक लैपटॉप खरीद कर लाया अभी 1 महीने पहले, और मुझे लगा कि ये लैपटॉप मेरी क्लासेस के लिए परफेक्ट है, मेरे लिए बहुत सूटेबल है, और ये बहुत मेरे लिए एक तरीके से यूजर फ्रेंडली है, मैंने खरीद लिया मान लो से 50,000 रुपए देकर। बाद में जब मैंने उसे स्टार्ट किया, ऑन किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं नोट्स बनाता हूँ, मेरे लिए ये लैपटॉप सही नहीं है, यानी मेरे लिए ये लैपटॉप एक सही प्रोडक्ट नहीं है। मैंने उसे एज इट इज, जिस बॉक्स में आया था उसे एज इट इज पैक करके रख दिया। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। अब एक बात बताओ, मैं 50,000 में लेकर आया था, आज मैं किसी को बेचने जाऊंगा तो क्या वो 50,000 में बिक जाएगा? क्या मैं उसे बोलूंगा कि देखो भाई साहब एज इट इज अनपैक्ड पड़ा हुआ, मैंने तो सिर्फ इसमें अभी तक इवन यूजर आईडी पासवर्ड भी सेट नहीं किया, मैंने तो इसे यूज किया ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एफ्लेक्स ऑफ टाइम का मतलब समय के साथ साथ उसकी वैल्यू में गिरावट आना स्वाभाविक है, चाहे आपने उसे यूज ना किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेप्रिसिएशन के 2 रीजन बता दिए, वियर एंड टियर, अगर आप यूज करेंगे तो वियर एंड टियर होगा, टाइम बीतने के साथ साथ चाहे आप उसे काम में ना लो तो भी। अगला पॉइंट क्या है? ऑब्सोलेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एंड अदर चेंजेस। आपको पता है आज पूरा जमाना बेटा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, यानी इतनी फ्रीक्वेंट बेसिस पे टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहे हैं कि पुराने वाला जो था ना, पुराने वाली जो एसेट है वो ऑटोमेटिकली किसकी वजह से, नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से बेटा वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपको पता है जैसे मान लो आज आपने एक मोबाइल खरीदा, आपने जो मोबाइल खरीदा, मान लो जो भी मोबाइल खरीदा, जिस भी जनरेशन का खरीदा, मान लो 4th जनरेशन का खरीदा और आपने 40,000 रुपए दिए, 1 महीने बाद 5th जनरेशन आ गई, तो ऑब्वियस है बेटा जो 4th जनरेशन वाला मोबाइल लैपटॉप होगा उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। किसकी वजह से? ड्यू टू टेक्नोलॉजी की वजह से, डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। आपने जो एसेट खरीदा अगर उसकी मार्केट प्राइस ही कम हो जाए, आपने जिस वैल्यू पे खरीदा और आज उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए, तो इसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगेगा। डिप्लेशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेशन के बारे में सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेटा क्या होता है। आपने बहुत बार सुना होगा माइंस के बारे में। माइंस क्या है? खदानें होती हैं। खदान का मतलब क्या है? आपने सुना होगा कि जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे आपने देखा होगा जमीन के नीचे से हम पेट्रोलियम रिसोर्सेज निकालते हैं, जिससे बाद में क्या बनता है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। बाद में उनसे जब उनको हम क्या करते हैं, रिफाइनरी में लेकर जाते हैं। जमीन के नीचे से कोयला निकाला जाता है, तो नेचुरल गैसेस निकाले जाते हैं। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ जो जमीन के नीचे स्टोरेज है वो तो बेटा एक लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि जमीन के नीचे कोई बहुत ही अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। 10,000 लाख टन, 20,000 लाख टन, 5,000 लाख टन, यानी उसकी क्वांटिटी है। जमीन के नीचे से कोयला निकाला जा रहा है। अब सवाल ये कि मान लो एक जमीन है और इस जमीन के नीचे मान लो 50 लाख टन कोयला है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे जैसे आप यहां से कोयला एक्सट्रैक्ट करोगे उस जमीन की वैल्यू कम होती रहेगी। यानी आज मान लो इस जमीन की जो वैल्यू है, जब इसके अंदर 50 लाख टन कोयला था रिसोर्स में, तब इसकी वैल्यू कुछ और होगी। और जैसे जैसे अगर आप यहां से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करोगे, निकालोगे, इसकी वैल्यू में गिरावट आएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में डिप्लेशन होता है, उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। माइंस एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। तो डेप्रिसिएशन लगने के बहुत सारे कारण हैं। वियर एंड टियर की वजह से भी लगता है, टाइम बीत जाने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से, मार्केट वैल्यू गिर जाने से, और बेटा नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने से भी वैल्यू में गिरावट आती है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? हाँ जी सर। अगला पॉइंट मैंने लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखा हुआ? डेप्रिसिएशन रेफर करता है टू रिडक्शन और लॉस इन द यूटिलिटी ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट।
यूटिलिटी का मतलब है पहले जिस तरीके से उस एसेट को हम यूज कर पा रहे थे उस तरीके से हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल है, डेप्रिसिएशन का मतलब है गिरावट यानी रिडक्शन, या एसेट को यूज में लेने की जो हमारी क्या थी, यूटिलिटी थी, यूज करने की जो पावर थी बेटा, उसमें जो कमी आती है उसमें बेसिकली डेप्रिसिएशन यानी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाएगी। इसका मतलब ये नेचर क्या, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट बहुत जबरदस्त है, इसे समझना पड़ेगा। यहां पर यहां पर आपने क्या नोटिस किया, ये प्लांट खरीदा बेटा, प्लांट खरीदा तो मैंने कहा था सारा पैसा मैंने एक साथ 5 लाख रुपए दे दिए, यानी 5 लाख रुपए का पेमेंट एक साथ मैंने कर दिया। अब एक बात बताओ, ये प्लांट हर साल यूज कर रहे हैं तो हर साल के पीएनएल में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए डेबिट किया जा रहा है। बस मुझे ये बता दो क्या ये 1 लाख रुपए मेरी पॉकेट से हर साल जा रहे हैं? तो आंसर है नो। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस बोला जाता है क्योंकि उसका खर्चा पास्ट में हो गया। जब हमने उस फिक्स एसेट को खरीदा था तब हमारी पॉकेट से एक साथ पैसे चले गए। अब हर साल जो हम पीएनएल में चार्ज कर रहे हैं वो सिर्फ एक बुक से जर्नल एंट्री है, उससे हमारे कैश फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई। एक सिस्टमैटिक एलोकेशन है, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या है, नेचर मैंने बता दिया, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अब आता है देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। जब भी बेटा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, यानी किसी भी एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 3 फैक्टर हमें बहुत ईमानदारी से समझने पड़ेंगे। यानी डेप्रिसिएशन लगाने के 3 फैक्टर का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन फैक्टर के बारे में नहीं बताना तो बच्चों हमेशा याद रखना आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। मैं आपको सच्चाई बता दूं, यानी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कुछ बातों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। और वो बातें कौन कौन से, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला, एस्टिमेटेड, यहां पर वर्ड लिखा हुआ एस्टिमेटेड, मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं। एस्टिमेटेड का मतलब है अनुमानित। बेटा ये अनुमान है, हमारे एस्टिमेशंस हैं, ये रियलिटी में चेंज भी हो सकते हैं, कभी भी हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अब एक बात बताओ, मैंने एक लैपटॉप खरीदा या एक कैमरा खरीदा, तो मैंने जब ये खरीदा उस टाइम के हिसाब से मैंने बेस्ट प्रोडक्ट खरीदे, मार्केट में सर्वे करके अपने बजट के अकॉर्डिंग मैंने बहुत बढ़िया चीजें मैंने ये बाय की और मैंने सोचा कि ये मेरी क्लासेस के लिए 5 साल तक यूज होंगी। बट बेटा जो मैं सोच रहा हूँ 5 साल तक यूज होंगी, ये मेरी एस्टिमेशंस है, मेरा अनुमान है, मुझे ऐसा लगता है। मैं क्या करूंगा, मार्केट एविडेंस के बेसिस पे या पास्ट में मैंने जो एसेट खरीदी थी उसके अनुमान, उसके बेसिस पे मैंने एक अनुमान लगाया कि ये लैपटॉप कैमरा 5 साल तक मेरे बिजनेस यानी काम में या काम आने वाले हैं। बट हो सकता है बेटा कल को नई टेक्नोलॉजी आ जाए, बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी आए और मुझे ये पुराना लैपटॉप 2 साल बाद में बेकार लगने स्टार्ट हो जाए, मुझे लगे नहीं ये मेरे बिजनेस के काम की नहीं, मुझे नया लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, तो एस्टिमेशन चेंज हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है टेक्नोलॉजी में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, मैंने इस लैपटॉप उस कैमरे को प्रॉपर केयर के साथ यूज किया और 5 साल हो भी गए और मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं अगले 2 साल तक इसे और यूज कर पाऊंगा। इसका मतलब एस्टिमेशन जो है ना वो चेंज हो सकता है बेटा, ये एग्जैक्ट नहीं होता, अनुमानित है। तो क्या कहा मैंने, यूजफुल लाइफ हमेशा हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। हमारे पास जो भी एविडेंस होंगे उनके बेसिस पर हम अनुमान लगा लेते हैं ये एसेट कितने साल तक हमारे बिजनेस में काम आएगी। दूसरा, कॉस्ट ऑफ एसेट, ये हमें एग्जैक्टली पता होता है जब हम एसेट को खरीद कर लाते तो कितना पेमेंट हमने किया। यानी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 3 फैक्टर की जरूरत है ना, पहला एसेट की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, दूसरा कॉस्ट क्या है और तीसरा रेजिडुअल वैल्यू बोले तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ इट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ये रेजिडुअल वैल्यू भी बेटा एस्टिमेटेड होती है। रेजिडुअल वैल्यू एक अनुमानित फिगर होती है। बेटा एक बात बताओ, मैंने लैपटॉप खरीदा, मैंने आज 1 लाख रुपए में खरीदा, मैंने सोचा 5 साल बाद में जब मैं इसे यूज करूंगा ना, जब मैं इसे बेचने जाऊंगा तो भी 20,000 में बिक जाएगा। ये मेरा अनुमान है बेटा, एग्जैक्ट थोड़ी है कि नहीं 20,000 में बिक ही जाएगा। हो सकता है इसकी कंडीशन बढ़िया रहे तो 5 साल बाद में 30,000 में बिक जाए और हो सकता है इसकी कंडीशन इतनी खराब हो जाए कि 2,000 भी कोई इसके ना दे। तो ये सारी चीजें एस्टिमेटेड है। यहाँ पर 3 फैक्टर हमें चाहिए जिसमें से 2 फैक्टर एस्टिमेटेड है, ये वाला और ये वाले फैक्टर एस्टिमेटेड है। लाइफ हमारी एस्टिमेटेड है और हमारी रेजिडुअल वैल्यू बोले तो स्क्रैप वैल्यू भी एस्टिमेटेड है। कॉस्ट हमें एग्जैक्ट पता होती है, उसके बिना डेप्रिसिएशन नहीं निकाला जा सकता। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डेप्रिसिएशन का जो फॉर्मूला इन 3 फैक्टर से बनता है। कैसे,
ये 4 लाख रुपए कैसे आया था? आपने क्या किया था? कॉस्ट, एसेट की कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और बोले तो उसकी यूजफुल लाइफ से ही तो बेटा डिवाइड किया था। तो एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कितने फैक्टर जरूरी हैं? 3। कॉस्ट, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में कॉस्ट थी बेटा 5 लाख, उसका रेजिडुअल बोले नालायकों कितना था? 1 लाख, तभी तो डेप्रिसिएबल अमाउंट है 4 लाख, और इसको डिवाइड कर दिया यूजफुल लाइफ 5 साल। इसका मतलब अगर आपको एसेट की कॉस्ट नहीं पता, अगर ये नहीं पता, डेप्रिसिएशन निकालना पॉसिबल नहीं। अगर उसकी लाइफ नहीं पता तो भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाना पॉसिबल नहीं है। और अगर उसके स्क्रैप नहीं पता, अगर स्क्रैप 0 तो अलग बात है, अगर स्क्रैप नहीं पता तो फिर हम एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या समझ में आया? समझ में हमें आया डेप्रिसिएशन के 3 फैक्टर रेलेवेंट है, कॉस्ट, उसकी यूजफुल लाइफ और उसका स्क्रैप यानी रेजिडुअल वैल्यू का पता होना जरूरी है। चलिए जी, अब आपको मैं 3 अलग-अलग वर्ड से परिचय करवाता हूं। 3 डिफरेंट वर्ड आपको यहां देखने को मिलेंगे। एक होता है बेटा डेप्रिसिएशन। जितने भी टेंजिबल आइटम्स है ना, जितनी भी टेंजिबल आइटम, उनकी वैल्यू में जो गिरावट आती है ना, उसे बेटा डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे प्लांट की वैल्यू में गिरावट आना, मशीन की वैल्यू में, बिल्डिंग की वैल्यू में, इसे बोलेंगे हम डेप्रिसिएशन। एक वर्ड होता है बच्चों अमोर्टाइजेशन। जितने भी इनटेंजिबल एसेट है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, कोई पेटेंट है, कोई ट्रेडमार्क है, कोई कॉपीराइट है, ये पेटेंट कॉपीराइट वगैरह इनकी भी वैल्यू कम होती है बेटा। पेटेंट कॉपीराइट की एक लाइफ होती है 10 साल या 20 साल, वो उस पीरियड के दौरान हम उसे धीरे धीरे उसकी वैल्यू को भी कम करते हैं, तो उन्हें बेटा एक नए नाम से जाना जाता है। मतलब एक तरीके का ये भी डेप्रिसिएशन है, बट AS 26 में उसे अमोर्टाइजेशन के नाम से जाना जाता है। और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे बोला जाता है बच्चों वेस्टिंग एसेट है। जो एसेट एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी, मतलब वो कम 0 हो जाएंगी, यानी अब नेचुरल रिसोर्स बेटा जमीन के नीचे से निकालते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि जमीन के नीचे कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं बचेगा, उस जगह पे रिसोर्स खत्म हो जाएंगे। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज की जो जगह उसको बोला जाता है बेटा वेस्टिंग एसेट। और इनकी वैल्यू को कम करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिप्लेशन। क्या यूज करते हैं? डिप्लेशन। तो कितने वर्ड समझ में आए? एक है डेप्रिसिएशन, जितने भी टेंजिबल आइटम की वैल्यू में जो गिरावट होती है उन्हें डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो गिरावट आती है उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। और जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसको बेसिकली बोला जाता है वेस्टिंग एसेट, उनकी वैल्यू में आने वाली गिरावट को बेटा डिप्लेशन के नाम से जाना जाता है। बट मैं कह सकता हूं तीनों एक जैसे ही पॉइंट, बस नाम अलग अलग रख दिया है। तीनों ही केस में एसेट की वैल्यू में क्या होता है? गिरावट होता है। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तीनों ही केस में, डेप्रिसिएशन में भी, डिप्लेशन में भी और अमोर्टाइजेशन में। बट अलग अलग एसेट के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जितनी भी टेंजिबल है उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करेंगे, और इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करेंगे, और वेस्टिंग एसेट के लिए बेटा डिप्लेशन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जांपल में बिल्डिंग, प्लांट, ये टेंजिबल हो गए, पेटेंट कॉपीराइट इनटेंजिबल, माइंस, ऑयल वेल, इसका मतलब तेल के कुएं। आपको पता, आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी जगह पर गवर्नमेंट को पता चला कि जमीन के नीचे ऑयल है, यानी जमीन के नीचे बहुत सारा तेल इकट्ठा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? ऑयल वेल बनाती है, वहां जमीन से वो तेल निकालने के लिए उसे बेटा हम बोलते हैं तेल के कुएं। क्लियर है जी? उसके लिए डिप्लेशन वर्ड यूज किया जाता है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। इनटेंजिबल एसेट AS 26 में कवर की जाती है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, चलो ठीक है, यहां तक की बातें हमें समझ में आ जाती है। अब सवाल आता है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड क्यों करते हैं? समझना ये है कि डेप्रिसिएशन लगाने से ऑब्जेक्ट क्या है, डेप्रिसिएशन का मेन पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ बेटा ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे वैसे तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कुछ कॉमन रीजन 4 में यहां पर आपके साथ डील करने के लिए बात कर रहा हूं। पहला, करेक्ट इनकम मेजरमेंट। जैसे यहां पर आ रहे हो, पहले मैंने ध्यान से देखना, इस वाले एग्जांपल में क्या किया था? पहले मैंने क्या कहा था? अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, याद है अकाउंटेंट ने क्या किया था? 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पहले साल की जो इनकम थी ना बेटा, उसमें से पूरे 5 लाख रुपए को चार्ज कर दिया था, याद आ रहा है? तो यहाँ का प्रॉफिट आ गया था 3 लाख। फिर अगले सेकंड थर्ड ईयर में उसने कोई भी अमाउंट, फिक्स्ड एसेट का कोई भी पार्ट सेकंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के पीरियड में चार्ज नहीं किया, तो इसका प्रॉफिट 3 आ गया, इसका 2.5 लाख आ गया, इसका 2 लाख आ गया, इसका 4 लाख आ गया। ये जो काम हुआ था ना, ये जो इनकम निकल कर आई, ये जो प्रॉफिट डिटरमाइन किया गया ना, ये रॉन्ग है बेटा, ये गलत है, ये सही नहीं है। और अब जब आपने हर साल के पीरियड में कुछ कुछ पैसा चार्ज कर लिया, फिर जो प्रॉफिट निकल कर आया ना, वो आपका करेक्ट प्रॉफिट, हम क्या बोलेंगे?
करेक्ट इनकम मेजरमेंट। आप सभी को पता है इनकम मेजरमेंट का मतलब है आप प्रॉफिट जानना चाहते हो, आप अपने धंधे अपने बिजनेस से ये जानना चाहते हो आपने कितना प्रॉफिट कमाया। तो अगर आप सही मायने में करेक्ट प्रॉफिट जानना चाहते हो, करेक्ट इनकम मेजर करना चाहते हो, इसका मतलब आप पी एंड एल सही बनाओगे। पी एंड एल सही कब बनेगा? जब आप हर साल कुछ अमाउंट हर साल के पी एंड एल में चार्ज करोगे। तो क्या लिखा हुआ? करेक्ट इनकम मेजरमेंट। अगर आप सही इनकम को मेजर करना चाहते हो तो इनकम सही से कब मेजर होगी? जब एसेट की जो वैल्यू है उसे हर साल हम पी एंड एल में लेकर जाएं, उस एसेट की वैल्यू का कुछ पार्ट हर साल के पी एंड एल में चार्ज करें, तब हमारी करेक्ट इनकम हमें पता चलेगी। और आपको पता है इनकम को मेजर करने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट बनाते हैं बच्चों? पी एंड एल बनाते हैं। तो पॉइंट बड़ा क्लियर है, पी एंड एल बनाकर हम इस चीज के बारे में पता लगा लेंगे। अगला ट्रू पोजीशन। आप सभी को पता है हमारी पोजीशन किससे पता चलती है? हमारे बैलेंस शीट से। हमने बहुत बार सुना है, क्या आपने बहुत बार सुना होगा, एक होता है परफॉर्मेंस, एक होती है बेटा पोजीशन। परफॉर्मेंस बताता है बेसिकली प्रॉफिट या लॉस के बारे में। किसी भी धंधे का, किसी भी बिजनेस का जो परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाता है, परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है वो बेटा पी एंड एल बनाकर किया जाता है। तो पहला पॉइंट वही बता रहा था कि अगर आप परफॉर्मेंस जानना चाहोगे तो अगर आपने डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज नहीं किया तो करेक्ट परफॉर्मेंस नहीं पता चलेगी। दूसरा पॉइंट कह रहा है अगर आप अपने बिजनेस की ट्रू पोजीशन जानना चाहोगे, ट्रू पोजीशन बेटा बैलेंस शीट से पता चलती है, यानी आप अपनी एसेट के बारे में ट्रू एंड फेयर पिक्चर जानना चाहोगे तो वो किससे पता चलेगी? बैलेंस शीट से। अब एक बात बताओ, ये मेरी बैलेंस शीट है और मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जैसे मैंने 5 लाख रुपए में दिखा रहा हूं, मान लो 2 साल पहले खरीदा था। 2 साल पहले मैंने इस पॉइंट को समझना, 2 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदा 5 लाख रुपए में। कितने में? 5 लाख रुपए। अब पॉइंट समझना, 5 लाख रुपए में मैंने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उस टाइम बैलेंस शीट में 5 लाख रुपए में दिखा दिया, आज की बैलेंस शीट में भी 5 लाख का आ रहा है, यानी 2 साल बाद भी ये बैलेंस शीट में अभी भी पीपी 5 लाख रुपए का आ रहा है। बताओ क्या ये ट्रू पिक्चर है? गलत है। आज के दिन इस पीपी की वैल्यू 5 लाख है ही नहीं बेटा, इसकी वैल्यू कम हो रही होगी डेफिनेटली। इसका मतलब आज भी आप इसे 5 लाख पर ही कैरी कर रहे हो, इसका मतलब आपकी जो बैलेंस शीट है वो ट्रू पिक्चर नहीं दे रही, बैलेंस शीट सच्चाई आपको दिखाई नहीं रही है, बैलेंस शीट में एसेट ओवर वैल्यूड आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हर साल जैसे जैसे डेप्रिसिएशन लगता रहेगा इसकी वैल्यू को क्या करते रहेंगे? डिक्रीज करते रहेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो पिक्चर है बेटा, यानी हमारी बैलेंस शीट हमारे बारे में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करेगी। हमारे इन्वेस्टर जब पढ़ेंगे तो उससे हमारी एसेट्स वगैरह के बारे में एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि हमारी एसेट्स की वैल्यूज क्या है। फंड फॉर रिप्लेसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक बात समझना, मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूं। मान लो बेटा, अब आप सभी को पता है जितने भी बिजनेस में एसेट होती हैं वो सारे एसेट बहुत हैवी वैल्यूज की होती है, बहुत बड़ी एसेट होती है। अब आपको पता है बड़ी एसेट में बहुत सारे फंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे मान लो आज मैंने अपने फैक्ट्री के लिए 5 करोड़ की एक मशीन खरीदी। अब एक बात बताओ, आज मैंने 5 करोड़ की एसेट खरीद ली तो ये थोड़ी है कि वो 5 करोड़ की एसेट लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, कि उसकी लाइफ अनलिमिटेड है, हजारों साल, 100 साल, 200 साल। आपको पता है बिजनेस हमारा गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे काम करता है, यानी बिजनेस हम मानकर चलते हैं फॉरएवर कंटिन्यू रहेगा। बस ये बता दो, वो जो मशीन आज हम 5 करोड़ की खरीद कर लाए, क्या वो फॉरएवर चलती रहेगी? क्या वो गोइंग कंसर्न पे चलेगी? आंसर नो। अब मान लो उस एसेट की लाइफ है 10 साल, यानी वो एसेट सिर्फ 10 साल बिजनेस में यूज हो सकती है। अब एक बात सोचो, 10 साल बाद में जब ये मशीन खराब हो जाएगी तो इसको रिप्लेस करोगे, अब एक नई मशीन लाकर। अब बेटा नई मशीन नहीं लेकर आओगे तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो बिजनेस तो हमें चलाना है, क्योंकि बिजनेस तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फॉलो करता है। अब बिजनेस तो तब चलेगा जब आपके पास मशीन होगी। अब 10 साल में इस मशीन को आपने कंज्यूम्ड कर लिया और आज आपके पास पैसे ही नहीं है नई मशीन खरीदने के लिए, तो डेप्रिसिएशन लगाकर हम क्या कर सकते हैं, हर साल अपने प्रॉफिट से, समझना, कुछ पैसे क्या करते रहेंगे, जितना डेप्रिसिएशन लगेगा उतना अमाउंट हमने प्रॉफिट से निकालते रहेंगे और वो पैसा हम इकट्ठा कर लेंगे। यानी 10 साल में हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि हम जो पुरानी एसेट खराब होगी उसकी जगह एक नई एसेट को रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप ये समझो बेटा, रिप्लेसमेंट कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। हजारों करोड़ की मशीनें लेकर आती है कंपनी।
अब 1000 करोड़ की मशीन स्टार्टिंग में उन्होंने खरीद ली और 10 साल में कंज्यूम किया, 10 साल बाद में उन्हें दोबारा वही प्रॉब्लम आएगी 1000 करोड़ का अरेंजमेंट करना। तो समझदारी क्या है, वो हर साल जितना जितना डेप्रिसिएशन उसे साइड करते रहेंगे, अपने पास इकट्ठा कर लेंगे, और जब पुरानी मशीन खराब होगी उस पैसे से नई मशीन लेकर आ जाएंगे। तो फंड फॉर रिप्लेसमेंट अवेलेबल हो जाता है एज सेटलमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बात समझने की कोशिश करना, पॉइंट समझना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे बच्चों में अभी अभी आपको बता रहा था वो पेंसिल वाला एग्जांपल, ये देखो इस पेंसिल को यूज कर रहा हूं, तो मेरे पॉइंट को समझना। मान लेते हैं अब मुझे इस पेंसिल की सेलिंग प्राइस डिसाइड करनी। आप सभी को पता है अगर मैं इस पेंसिल को मार्केट में बेचूंगा तो मुझे बताना, जो मैं बताने जा रहा हूं, मैं दो केस बना रहा हूं। ये हमारा केस नंबर 1 है, नालायक उधर जान दो, और ये केस नंबर 2 है। मान लो इस पेंसिल को बनाने में मेरा डायरेक्ट मटेरियल लगा 5 रुपए का, मेरा डायरेक्ट लेबर लगा 3 रुपए का, इसका मतलब 8 रुपए में पेंसिल बन गई। इसका मतलब ये आ गया एक तरीके से कॉस्ट, और मैंने सोचा इसे बेचकर मैं 2 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगा। 2 रुपए मैंने ऐड करके बेटा 10 रुपए में मैंने इसे बेच दिया। एक केस तो ये है। दूसरा केस, मेरे पेंसिल को बनाने में 5 रुपए का मटेरियल लगा, 3 रुपए की लेबर लगी, बट मेरे को याद आया कि इस मशीन, ध्यान से समझना, इस पेंसिल को बनाने के लिए मैं किसी मशीन को यूज कर रहा हूं। मान लो वो मशीन की वैल्यू है 5 लाख, ऑब्वियसली मशीन 5 लाख में खरीदी, और मुझे पता है कि इस मशीन को यूज करके मैं ओनली 1 लाख पेंसिल्स बना सकता हूं। इसका मतलब एक पेंसिल बनाने में कितने रुपए की मशीन यूज होगी? 5 रुपए की। समझना बेटा, इसका मतलब मशीन यूज करने से उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका मतलब इस पेंसिल की अगर आपको एग्जैक्ट कॉस्ट जाननी है तो ये सिर्फ 8 रुपए की कॉस्ट थोड़ी है, मान लो इसमें डेप्रिसिएशन भी है 5 रुपए का। इसका मतलब ये पेंसिल मेरे लिए बनी कितने की? 13 रुपए की। और पहले मैं इसे कितने में बेचने में खुश हो रहा था, मैंने तो सोचा 10 रुपए में बेचूंगा तब भी मुझे 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। गलत बेटा, आपकी ये वाली जो कॉस्ट है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप अगर सही कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर प्रोडक्ट की आप एग्जैक्ट कॉस्ट जानना चाहते हो, तो याद रखना उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी लेना पड़ेगा। इसका मतलब अब मैं सोचूं कि 2 रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो मैं इस पेंसिल को कितने में सेल करना चाहूंगा बेटा? 15। तो समझ में क्या है? इसका मतलब अगर आपको एक सही कॉस्ट कैलकुलेट करनी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो याद रखना उसमें डेप्रिसिएशन वाले अमाउंट को भी हमें लेकर चलना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ट्रू कॉस्ट जानने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को भी लेना जरूरी है। अगर आप डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को छोड़ दोगे तो वो आपकी ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो ये 4 रीजन होंगे जो आपके एग्जाम में अगर 2 या 4 नंबर में थ्योरेटिकल आता है तो लिख कर आना है। हमारे ट्रू प्रॉफिट जानने के लिए यानी इनकम को मेजर करने के लिए, हमारी परफॉर्मेंस का हो गया पॉइंट, फिर हमारी पोजीशन यानी बैलेंस शीट के लिए, फिर मैंने कहा फंड फॉर रिप्लेसमेंट, और लास्ट वाला पॉइंट है बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है बच्चों डेप्रिसिएशन वर्सेस अमोर्टाइजेशन। अब समझना ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या है। तो मैंने जैसा कि बताया डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट पे लगता है और इनटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन लगता है। तो क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन इंक्लूड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन में अमोर्टाइजेशन भी आता है। एसेट whose useful life is predetermined, डेप्रिसिएशन फॉर टेंजिबल आइटम एंड अमोर्टाइजेशन फॉर इंटेंजिबल। अमोर्टाइजेशन किसको बोला जाता है? इंटेंजिबल एसेट के लिए हम उसे अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। फैक्टर फॉर डेप्रिसिएशन ऊपर हमने बात की थी, कौन कौन से फैक्टर थे? 3 फैक्टर थे बेटा, कॉस्ट, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है? जिस वैल्यू पे हमने एसेट को खरीदा, जिस वैल्यू पे आपने एसेट को एक्वायर किया, वो बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो ये तो कॉस्ट है। अगर मान लो उस एसेट की वैल्यू को कभी आपने क्या कर दिया? रीवैल्यू कर दिया, तो रिवाइज्ड वैल्यू बन जाएगी। तो पढ़ो क्या है? कॉस्ट और अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट व्हेन द एसेट हैड बीन रीवैल्यूड। यहां पर कॉस्ट का मतलब जब आपने एसेट को खरीदा तो उसके लिए जो पेमेंट किया वो बेसिकली कॉस्ट को इंडिकेट करता है। अगर मान लो एसेट आपने 5 साल पहले खरीदा और 2 साल पहले आपने उसका रीवैल्यूएशन कर दिया, तो रीवैल्यू करने के बाद जो नई वैल्यू आपने डिसाइड की वो रीवैल्यूड अमाउंट को कॉस्ट मान लिया जाएगा। तो अगर आपने एसेट में कभी भी रीवैल्यूएशन नहीं किया तो जिस वैल्यू पे खरीदा वो कॉस्ट मानी जाएगी, और अगर आपने एसेट को रीवैल्यू कर दिया तो रीवैल्यूड अमाउंट को कॉस्ट माना जाएगा। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ,
एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, जैसा कि मैंने बताया कितने टाइम तक हम उस मशीन को यूज करेंगे। बेटा यूजफुल लाइफ ना अलग अलग टर्म्स में हो सकती है। कुछ एसेट ऐसी होती हैं जिनकी लाइफ ईयर में डिफाइंड होती है कि 5 साल चलेंगी, 6 साल चलेंगी, 10 साल। कुछ ऐसी एसेट भी होती हैं जिनकी लाइफ डिसाइड होती है प्रोडक्शन के बेस पे। जैसे बहुत सारी एसेट ऐसी होती हैं जिनको हम यूज करते हैं क्वांटिटी के बेसिस पे। तो हम कह सकते हैं यूजफुल लाइफ दो तरीके से हो सकती है, या तो ईयर्स में हो सकती है या तो प्रोडक्शन के बेसिस पे। तो यूजफुल लाइफ आइदर दो पॉइंट है, पीरियड ओवर विच द डेप्रिसिएबल एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटरप्राइज। जितने टाइम में हम उस एसेट को यूज करेंगे, जितने समय में एंटिटी उसे यूज करेगा, वो हमारी यूजफुल लाइफ बनेगी। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट बाय द एंटरप्राइज। नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड, यानी उस एसेट को यूज करके हम कितनी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे या कितनी यूनिट बनाएंगे। बेटा एसेट की लाइफ दोनों में हो सकती है। सर समझाओ। बेटा बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें होती है, जैसे मैं आपको बताता हूं बहुत सारी प्रिंटिंग मशीनें आती हैं। उसमें बेटा फिक्स होता है कि ये प्रिंटिंग मशीन 1 लाख या 10 लाख प्रिंट निकाल सकती है। जैसे मान लो 10 लाख प्रिंट निकाल सकती है। इसका मतलब उस मशीन की जो लाइफ है ना, वो ईयर्स में नहीं है, वो डिपेंड करती है बच्चों किसके ऊपर, वो डिपेंड करती है कितने प्रिंट आप उस मशीन से निकाल पाओगे। तो उसकी लाइफ ईयर में डिफाइंड होगी, उसकी प्रोडक्शन यानी यूनिट में। बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा क्लासरूम के अंदर प्रोजेक्टर यूज करते हैं हम पढ़ाते वक्त। अब वो प्रोजेक्टर की लाइफ बेटा ईयर्स में नहीं होती। प्रोजेक्टर के अंदर एक लैंप यूज किया जाता है, वो जो लैंप की लाइफ होती है ना बच्चों, वो हमेशा आवर्स में होती है कि कितने घंटे तक आप इसे यूज कर सकते हो, कितने वर्किंग आवर्स आप इस प्रोजेक्टर को काम में ले पाओगे। तो सिंपल सा पॉइंट है कि हम कह सकते हैं लाइफ हमारी ईयर्स में भी हो सकती है और लाइफ हमारी प्रोडक्शन के यूनिट यानी हमारे प्रोडक्शन पे भी डिपेंड कर सकती है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या है? स्क्रैप वैल्यू इज द अमाउंट लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड बाय द डिस्पोजल ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो रेजिडुअल यानी स्क्रैप वैल्यू का मतलब है वो वैल्यू जब उस एसेट को हम अपने बिजनेस से रिटायर करेंगे, जब हम पूरी यूजफुल लाइफ से काम में ले लेंगे, एट द एंड यूजफुल लाइफ के अंदर उसे कितने रुपए में बेच पाएंगे या कितना पैसा उससे रियलाइज हो पाएगा, वो हमारी रेजिडुअल वैल्यू कहलाती है। इफ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट का मतलब ना के बराबर, कोई खास वैल्यू नहीं है, इट इज नॉर्मली रिगार्डेड एज निल। समझना, मान लो हमने 5 करोड़ की मशीन खरीदी और हमें पता है कि जब इस मशीन को हम यूज कर लेंगे और लास्ट में 50,000 में बिकेगी, तो 5 करोड़ के सामने 50,000 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे केस में रेजिडुअल वैल्यू को 0 मान लेंगे, यानी कंसीडरेबल वैल्यू होनी चाहिए। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या है कि ना के बराबर। 5 करोड़ की मशीन आज खरीदी और रेजिडुअल वैल्यू की मिलेगी सिर्फ 50,000, यानी तो सिर्फ कबाड़ी का पैसा एज स्क्रैप, यानी कबाड़ी वाले को जो कचरा दे रहे हो उसका पैसा रिकवर हो। तो ऐसे केस में रेजिडुअल वैल्यू को 0 मान लिया जाता है। तो आपको 3 बातें समझ में आ गई। लाइफ बेटा ईयर्स में भी हो सकती है, लाइफ यूनिट में भी डिफाइन की जा सकती है। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब जब उस एसेट को हम रिटायर कर देंगे यूजफुल लाइफ के एंड में उसे कितने में बेच पाएंगे वो है। और इनसिग्निफिकेंट का मतलब आपको समझ में ही आ गया होगा। इफ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इनसिग्निफिकेंट, उसकी वैल्यू कोई खास नहीं है, इसका मतलब ना के बराबर है, तो ऐसे केस में हम उसे 0 मानकर चलेंगे। क्लियर है जी? डेप्रिसिएबल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इक्वल्स टू डेप्रिसिएबल अमाउंट। यहां तक की बातें बताइए आप बच्चों को समझ आई कि नहीं? जल्दी से ये पढ़कर देखो। कॉस्ट, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ और रेजिडुअल वैल्यू के बारे में पढ़ो बेटा। क्या यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी हैं बच्चों को? बहुत सारे कॉन्सेप्ट बेटा हमने डेप्रिसिएशन में अभी तक आपको समझाए। देखो यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से पढ़ो बेटा यहाँ तक। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपनी चर्चा को बेटा थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो सर अभी आप आगे क्या बात करोगे? अभी आप मेरे साथ देखेंगे आगे की बातें। अब आपको वैसे ये जो बात बताने जा रहा हूं बेटा, ये AS 10 के मुताबिक है। वैसे तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये सारी बातें जब हम अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 पढ़ते हैं वहां पर ये सारी बातें कवर हो जाती हैं। तो आप ये मानकर चलना, यहां पर मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ये एग्जाम के लिए
इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, बट बेटा मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें पूरा नॉलेज होना बनता है। तो अगर बाई चांस आपके एग्जाम में आ जाए पीपी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के बारे में, देखो वैसे मैं आपको बता दूं ये चैप्टर हमारा डेप्रिसिएशन का, बट अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया उसके बारे में कोई भी डिस्कशन आप बच्चों के साथ नहीं किया। अभी तक तो मैं बातें करते जा रहा हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड। तो अभी मैं बात करता हूं पीपी में। यहां पर मैं वैसे मेरे को अगर मैं इसे एएस 10 के मुताबिक पढ़ाता हूं तो मेरे से बहुत टाइम लगता है, ऑलमोस्ट एक लेक्चर लग जाता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे का। लेकिन अभी मैं इसमें जितनी बातें रेलेवेंट है फटाफट आपको समझाते हुए थोड़ी क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। बेटा सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट कैसे डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पर दो चीजें हमें पढ़नी है कि कॉस्ट में क्या क्या लिया जाएगा, यानी इंक्लूजन में क्या होगा, दूसरा एक्सक्लूजन में क्या होगा। बच्चों हमेशा याद रखना पीपी की जो कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है उसमें 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला है बेटा परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का मतलब क्या मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक प्लांट खरीदा, अब मान लो मैंने प्लांट गुजरात में खरीदा, तो गुजरात में जिस पार्टी से खरीदा उस पार्टी को मैं जो पेमेंट कर कर आऊंगा वो बेसिकली परचेज प्राइस है। अब मान लो, अब आपको पता है कि हमारे कंट्री में जीएसटी लगता है बेटा, मैंने उस प्लांट को खरीदा उसके लिए बेटा मैंने टैक्स भी पे किया, तो जो जीएसटी पे किया वो भी परचेज प्राइस का ही पार्ट बनेगा, तो परचेज प्राइस आ जाएगा। दूसरा एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब है मैंने गुजरात से वो प्लांट खरीदा, मान लो दिल्ली में मेरी फैक्ट्री है, तो गुजरात से दिल्ली तक लाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, गुजरात से दिल्ली ला रहा था तो मुझे रास्ते में ट्रांसपोर्ट में था तो मुझे रिस्क नजर आ रहा था कल को मेरा एसेट खराब ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए ट्रक का एक्सीडेंट होने से, मैंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया। मैं गुजरात में खरीदा, जिसको ट्रक में लोड करवाने का खर्चा लोडिंग, दिल्ली में लाने का तो अनलोड करवाया अनलोडिंग, दिल्ली में फैक्ट्री में जहां उसका इंस्टॉलेशन होता है उसके लिए साइट तैयार की जहां पर उसे फिक्स किया जाएगा, इंजीनियर को बुलाया तो उसे फिक्स करके जाएगा, प्रोफेशनल आए जो मुझे समझा कर जाएंगे इसको किस तरीके से चलाया जाएगा, सारे के सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो इसका मतलब खरीदने की कॉस्ट भी आएगी उसकी कॉस्ट में, उसके साथ साथ जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है वो भी। तीसरा डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन सिमिलर लायबिलिटी, ये एएस 10 में खूब डिटेल में चर्चा होती है, बट इसका मतलब भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं बच्चों। देखो क्या होता है डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन का मतलब ऐसा समझो आप, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो बेटा हमने गवर्नमेंट से एक जमीन लीज पे ले ली, समझ लो आप एक जमीन है बच्चों, जिस जमीन के नीचे नेचुरल रिसोर्सेज भरे पड़े भंडार, वहां पर मान लो कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमें वहां पे पेट्रोलियम रिसोर्सेज निकालने का मौका मिला, वहां से हम तेल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, जमीन के नीचे से तेल का दोहन करेंगे। अब बेटा एक बात बताओ, मैंने क्या किया, वहां जमीन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा बना लिया और वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली, यानी जमीन का हमने स्ट्रक्चर ही बदल डाला। अब एक बात बताओ, हम क्या करेंगे 5 साल 10 साल तक उस जगह को मेंटेन करेंगे जब तक हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते रहेंगे। बेटा इंसान तो आपको पता ही है कितना सेल्फिश है, वो क्या करेगा जब तक वहां से रिसोर्स मिलते रहेंगे वहां से उस जगह को मेंटेन करेगा, और एक समय ऐसा आएगा क्योंकि वेस्टिंग एसिड और रिसोर्स खत्म, तो इंसान क्या करेगा अपना सारा काम जाम समेटेगा और दूसरी जगह पहुंच जाएगा। अब सोचो जमीन में इतना बड़ा जो गड्ढा बन गया है, अब कोई भी बंदा वहां से गुजरेगा कल को, पहले तो वहां पर एक स्ट्रक्चर बना होता तो लोगों को ध्यान में रहता था, बाद में अचानक से कोई नया बंदा आएगा वहां से कार लेकर जा रहा, पता चला गड्ढे में गिर गया, मौत होगी, तो गलत है ना। तो गवर्नमेंट कहती है आप उस जगह को रिस्टोर करके दोगे। जब आप उस जगह को यूज कर रहे थे तो जिस कंडीशन में हमने आपको जगह प्रोवाइड करवाई थी, जब वहां से आप जाओगे ना तो उस जगह को वापस रिस्टोर करके देना पड़ेगा, आपने जो ढांचा बनाया उसे तोड़ना पड़ेगा, डीकमीशनिंग है, डिमोलिश करना पड़ेगा, रिस्टोरेशन करना पड़ेगा, जैसा पहले दिया था आपको, जिस तरीके की हमने जगह आपको प्रोवाइड की थी ना सेम टू सेम हमें एज इट इज वापस बना कर दो, तो इसे बोला जाता है रिस्टोरेशन डीकमीशनिंग का खर्चा। तो ये समझ लो जब हम पीपी को वहां पर लगा रहे थे तो उस पीपी की कॉस्ट में वो खर्चा भी लेंगे जो 10 साल बाद में जब हम यहां से इस जगह को खाली करके जाएंगे और खाली करने में रिस्टोर करने में हमारा जो खर्चा लगेगा वो भी पीपी की कॉस्ट में आ जाएगा। तो परचेज प्राइस है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, और कोई ऐसा खर्चा जब हम यहां से अपना बिजनेस पैकअप करके जाएंगे और उस जगह को रिस्टोर करने के लिए हमें करना पड़ेगा, तो वो भी हमारी कॉस्ट ऑफ पीपी में आएंगे। कुछ ऐसे खर्चे जो कभी भी कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं आएंगे, वो 4 खर्चे हैं। एक है बेटा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और ए बिजनेस सच एज इनॉग्रेशन कॉस्ट। बेटा एक बात बता, हम किसकी कॉस्ट पढ़ रहे हैं, एसेट की कॉस्ट पढ़ रहे हैं,
यानी जो प्लांट खरीदा, जो मशीन खरीदी, उसकी बात चल रही है यहाँ पर। एक बात बताओ, मैंने एक फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री के इनॉग्रेशन के लिए मान लो मैंने किसी बड़े स्टार, सुपरस्टार को बुला लिया बॉलीवुड से, उसको मैंने 5 करोड़ रुपए पे कर दिए। एक बात बताओ, वो जो आप इनॉग्रेशन का खर्चा, आप किसी स्टार को पैसा दे रहे हो रिबन कटिंग के लिए, उससे क्या उस एसेट की वैल्यू में वृद्धि होगी? क्या वो एसेट ज्यादा प्रोडक्शन करने लगे? क्या वो एसेट ये बोलेगी कि वैसे तो हमारे कैपेसिटी 10,000 यूनिट बनाने की है मंथली, बट अब आपने इतने बड़े स्टार को बुलाया तो हम 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे? नहीं। तो इनॉग्रेशन की कॉस्ट से कॉस्ट और पीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनॉग्रेशन पे आप जो खर्चा करते हो, यानी बड़े स्टार को बुलाकर आपने बहुत बड़ा जगराता करवा दिया, वहां पर भंडारा लगवा दिया, ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं आएंगी। सेकंड, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विस है, उसके लिए आपने कोई प्रमोशन या एडवर्टाइजमेंट एक्टिविटी, आपने एक नया प्रोडक्ट निकाला। जैसे मान लो मैं पहले पेंसिल्स बनाता था, मैंने अब ये मार्कर बनाना चालू कर दिया और मैंने इस मार्कर के बड़े बड़े होर्डिंग्स दिल्ली मेट्रो में लगवा दिए, मुंबई मेट्रो में लगवा दिए, मैंने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगवाए, यानी मैंने इसको बहुत जोरों शोरों से प्रचार किया। ये प्रमोशनल जो खर्चे हैं ना, ये बेटा कभी भी एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगे, यानी इसे हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी उस मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि इस खर्चे से मशीन की बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपना बिजनेस नई लोकेशन और नए कस्टमर के साथ शुरुआत की, मान लो आप नई जगह चले गए, वहां पर नई जगह गए, आपने वहां के लिए, जैसे मान लो पहले मेरा एक ऑफिस था साउथ दिल्ली में, मैंने नॉर्थ दिल्ली में भी काम चालू कर दिया, मैंने वहां के नए नए स्टाफ को रिक्रूट किया, उनको मैंने ट्रेनिंग दी। तो ट्रेनिंग का जो खर्चा है बेटा, स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा, इससे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कॉस्ट से क्या लेना देना, ये खर्चा भी हम पीपी की कॉस्ट में नहीं लेंगे। और एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब बेसिकली जो ऑफिशियल खर्चे हैं उसको भी बेटा कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं लिया जाएगा, ये बात याद रखना। तो इंक्लूजन में 3 बातें याद रखो, परचेज, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन और सिमिलर खर्चे आएंगे, बट 4 चीजें नहीं आएंगी। इनॉग्रेशन की कॉस्ट, दूसरा बेटा जो भी प्रमोशनल खर्चे वो नहीं आएंगे, स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट नहीं आएगी, और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे कभी भी नहीं लिए जाएंगे। अगर हमारे एग्जाम में बेटा हमें कैलकुलेट करना आ जाए, आपको क्या कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम दे दे जहां पर बहुत सारे खर्चे दे देगा और उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ पीपी निकालनी पड़े। तो कैसे निकालोगे, तो कॉस्ट ऑफ पीपी कैसे कैलकुलेट होगी, यहां से देखो, परचेज प्राइस, जिस वैल्यू पे खरीदा वो ले लो। इंपोर्ट ड्यूटीज क्या होती हैं, अगर मान लीजिए आपने जो मशीन खरीदी ये इंडिया से बाहर से खरीदी, मान लो यूएसए से आपने मशीन को इंपोर्ट करवाया, अब ये मशीन इंडिया में आएगी तो इंडियन गवर्नमेंट इस पे इंपोर्ट ड्यूटीज चार्ज करेगी, यानी टैक्स लेगी, तो ये इंपोर्ट ड्यूटीज इसमें आ जाएगा। इसके अलावा अदर नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, जैसे कि जीएसटी का पैसा, अगर आपने इंडिया में खरीदा और उस पर कोई टैक्स लगा, जैसे जीएसटी लगा, तो ये भी उसकी कॉस्ट में आ जाएगा। इन दोनों के लिए एक बात याद रखना, ये नॉन रिफंडेबल होना चाहिए। नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या है, मतलब समझो, हमने जो टैक्स पे किया उस टैक्स का पैसा हमें वापस रिफंड नहीं होगा। यानी अगर मान लो आज मैंने एक मशीन खरीदी और उस पे टैक्स दिया और वो टैक्स का बेनिफिट मुझे गवर्नमेंट दे देती है, उसका मुझे क्रेडिट मिल जाता है, या वो टैक्स गवर्नमेंट रिफंड कर देती है, तो वो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। याद रखना, उसी टैक्स को कॉस्ट में लिया जाएगा जो हमें कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा, जिसका रिफंड नहीं मिलेगा, जिसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वही टैक्स कॉस्ट में आएगा। इसके अलावा कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंगिंग द एसेट टू द लोकेशन एंड कंडीशन, उस एसेट को जिस जगह आप यूज करोगे, जैसे गुजरात से मैं दिल्ली लाऊंगा, दिल्ली में यूज करें तो उस लोकेशन तक लाने के लिए, और उस कंडीशन का मतलब है उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, यानी उसे काम में लाने लायक बनाने के लिए जितने भी खर्चे करने पड़ेंगे सब कॉस्ट में आएंगे। जैसे मैंने कहा ना, गुजरात से दिल्ली तक लाएंगे, ट्रांसपोर्ट लगेगा, इंश्योरेंस लगेगा, लोडिंग लगेगा, अनलोडिंग। अच्छा, प्रेजेंट लोकेशन में आने के बाद कंडीशन में लाने के लिए प्रोफेशनल को बुलाकर आप उसे इंस्टॉल करवाओगे, उसका ट्रायल रन चलाओगे, तो ये सारी की सारी चीजें कॉस्ट में आ जाएंगी। अच्छा, कोई भी अगर ट्रेड डिस्काउंट मिला, याद रखना, अगर किसी मशीन को खरीदने पे आपको ट्रेड डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट या रिबेट मिली है, वो यहाँ से बेटा माइनस हो जाएगी। डीकमीशनिंग, रिस्टोरेशन में पहले बता चुका, प्लस होंगी, यानी तीनों पॉइंट हो गया।
ये परचेज हो गया, इसमें टैक्स वगैरह ले लेंगे, ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल सेकंड वाला पॉइंट हो गया, और डीकमीशनिंग रिस्टोरेशन ये सब प्लस कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ पीपी आ जाएगा। याद रखना हमारा ट्रेड डिस्काउंट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो कॉस्ट से माइनस होगा। डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल के एग्जांपल जो मैंने बोले थे कुछ यहाँ पे लिखे हुए, साइड प्रिपरेशन, आपकी फैक्ट्री में मशीन ले आए, अब बेटा मशीन ऐसे थोड़ी कहीं पे रख दी और उसको स्टार्ट कर देंगे, मशीन के लिए प्रॉपर एक रूम बनाया जाएगा, उसके लिए जगह फाइनल की जाएगी जहां पर उसको इंस्टॉल किया जाएगा, उसे बोला जाता है साइट प्रिपरेशन। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आ जाएगा, लोडिंग का भी आ जाएगा, अनलोडिंग का भी आ जाएगा, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। मशीनें पार्ट्स में आती है बेटा, बड़ी बड़ी मशीनें ट्रक में लाते हैं तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में लेकर आते हैं, बाद में हमारी फैक्ट्री में उसे असेंबल किया जाता है, असेंबल करने के किसी इंजीनियर को बुलाएगा, उसकी कॉस्ट, प्रोफेशनल फी, ये सारी चीजें बेटा ऐड हो जाएंगी। यहां तक की बातें बताइए, क्या आप सभी बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई? हाँ सर ये तो सिंपल है। तो अगर आपके एग्जाम में वो कहता है कि भाई साहब परचेज प्राइस वगैरह निकाल कर बताओ, तो बता देना कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। अब आता है कि अब बेटा कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन की बातें स्टार्ट हो गई। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं बेटा, उनमें से कुछ मेथड्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। वो कौन कौन से मेथड है? एक एसएलएम हो गया, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, सम ऑफ डिजिट मेथड, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, डिप्लेशन मेथड, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। ये सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा होगी, टेंशन मत लो। सिलेक्शन ऑफ मेथड इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द एसेट, नेचर ऑफ इट यूज। अब एक बात बताओ, इतने सारे मेथड्स हमारे पास हैं भाई, एक बात बताओ, एसेट को डेप्रिसिएट करने के लिए बहुत मेथड्स हैं। अब बच्चे के मन में एक सवाल आता है कि सर हमारे पास एक एसेट है और अब हमें कैसे पता चलेगा इस एसेट को डेप्रिसिएट करने के लिए ये मेथड लगाएंगे, ये मेथड, यानी सवाल ये आ जाता है कि कौन सा मेथड हमारे लिए सूटेबल है, किस मेथड को हमें यूज करना चाहिए। ये जानने के लिए आपको अपने आप से दो सवाल करने पड़ेंगे। बेटा ICAI ने, AS10 ने ये नहीं कहा कि आपको यही मेथड लगाना पड़ेगा या यही मेथड लगाना पड़ेगा। मेथड जो भी आप लगाना चाहते हो ना, उसके लिए आप अपने आप से कुछ पूछो। पहला, एसेट का नेचर क्या, किस तरीके की वो एसेट है, और उस एसेट का यूज क्या, आप उसे किस तरीके से अपने बिजनेस में यूज करोगे। दो बातें आपको पता होनी चाहिए, एसेट का नेचर क्या है और एसेट का यूज क्या है। ये दो चीजें हमें पता करेंगे, उसके बेसिस पे हम मेथड सेलेक्ट करेंगे। हमारे एसेट का नेचर हो सकता है कुछ और हो, किसी दूसरे के एसेट का नेचर कुछ और हो, तो हम किसी और मेथड को यूज कर रहे हैं, वो किसी और मेथड को। हमारे एसेट का यूज कुछ और हो सकता है, उसके एसेट का यूज कुछ और हो सकता है। तो मेथड जो सेलेक्ट किया जाएगा वो एसेट के नेचर और उसके यूज के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने कुछ बता रखा है सिंपल तरीके से कि कैसे कैसे यूज किया जा सकता है, एक सिंपल टेबल बना रखे। जैसे कि हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है वो यूज किया जाता है फॉर एसेट ऑफ स्पेसिफाइड यूज लाइफ, जैसे मशीनरी, बिल्डिंग। स्ट्रेट लाइन मेथड उन एसेट्स के लिए यूज किया जाता है जिनकी लाइफ है ना, यूजफुल लाइफ पहले से क्या है, स्पेसिफाइड है कि 5 साल चलेंगे, 10 साल। जैसे मशीन की लाइफ फिक्स होती है, बिल्डिंगों की लाइफ, फर्नीचर्स की लाइफ। तो अगर हमारे एसेट्स की लाइफ स्पेसिफाइड है तो उसके लिए हम एसएलएम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही डब्ल्यूडीवी। अब मैं क्या करूंगा, जब जब जो मेथड पढ़ाऊंगा उसके वक्त उसका ये पॉइंट यहां से मैं रीड कर लूंगा। तो अभी आप ये मानकर चलो कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है वो उन एसेट्स के लिए यूज किया जाता है जिनकी लाइफ पहले से स्पेसिफाइड होती है, जैसे हमारी बिल्डिंगें होगी, जैसे हमारी मशीनें होगी, जैसे हमारा फर्नीचर्स हो गया, उनके लिए बेटा हम एसएलएम का प्रयोग करते हैं, एसएलएम मेथड अप्लाई करते हैं। यहां से आ जाओ जी, एसएलएम मेथड किस तरीके से काम करता है। तो आज की क्लास में पहला मेथड स्टार्ट होने जा रहा है, नारायण को यहां पर ध्यान देना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो एसएलएम का मेथड है बच्चों, ये याद रखना बहुत ही सिंपल और बेसिक मेथड है। इसका दूसरा नाम भी होता है बेटा फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, अगर मैं एक और नाम बताऊं यहां पर, तो इसको बोला जा सकता है बेटा, आप हमेशा याद रखना, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जा सकता है। ठीक है जी। तो अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है। स्ट्रेट लाइन मेथड का ये मानना है कि एसेट की जो वैल्यू है
जो हम चार्ज करेंगे ओवर द पीरियड वो इक्वली चार्ज करेंगे एक साथ, यानी हर साल इक्वल अमाउंट डेप्रिसिएशन का चार्ज किया जाएगा। तो पढ़ो यहां से क्या लिखा हुआ, अंडर दिस मेथड एन इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ फ्रॉम द डेप्रिसिएबल एसेट एवरी ईयर। यानी इस मेथड में नाम से पता चल रहा है हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो इक्वल अमाउंट चार्ज की जाएगी, यानी हर साल बराबर बराबर अमाउंट हर साल लेकर जाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल नहीं दिया था, जैसे मान लो एसेट की कॉस्ट है 5 लाख, उसका रेजिडुअल वैल्यू है 1 लाख, एसेट मान लो वो 5 साल चल रहा था बेटा, तो आपको याद है उस केस में हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर हर साल 1-1 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे। तो ये कौन से मेथड को यूज किया जा रहा था बेटा, ये यूज किया जा रहा था स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या कहा, अंडर दिस मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बराबर बराबर अमाउंट डेप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ फ्रॉम द डेप्रिसिएबल एसेट एवरी ईयर, हर साल बराबर बराबर अमाउंट चार्ज करेंगे। ठीक है जी। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी निल और इक्वल टू द रेजिडुअल वैल्यू ऑब्लिक स्क्रैप वैल्यू। ये पॉइंट ये कह रहा है कि आप एसएलएम से जो डेप्रिसिएशन लगाते हो, जब उस एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, जब उस एसेट का यूजफुल लाइफ एक्सपायर हो जाएगा, उसके एंड में एसेट की उतनी ही वैल्यू बचेगी। उतनी वैल्यू का मतलब यहाँ जीरो या रेजिडुअल वैल्यू से, अगर मान लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से बता दूं, यहां से समझो, एसेट खरीदी 5 लाख में, रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख, लाइफ है 5 साल, तो हर साल गलत किया है 80,000 डेप्रिसिएशन आ रहा है बेटा, यहाँ पर 80,000 का डेप्रिसिएशन आया। तो आप एसेट 5 साल यूज करोगे ना, तो 5 साल में आप कितना डेप्रिसिएशन लगा लोगे, देख लो। हर साल ईयर 1 में भी, ईयर 2 में भी, ईयर 3 में भी, ईयर 4 में भी 80,000, ईयर 5 में भी। इसका मतलब 5 सालों में आपने उस एसेट को कितने रुपए से डेप्रिसिएट कर दिया, 4 लाख। तो 5 साल बाद में उस एसेट की वैल्यू सिर्फ कितने रुपए बची हुई है भाई, 5 लाख में खरीदा था, 4 लाख डेप्रिसिएट कर चुके तो 1 लाख। तो ये 1 लाख जो वैल्यू है ना, ये उसकी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही बचेगी। तो सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि एसएलएम से जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे या जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, जब उस एसेट की यूजफुल लाइफ एक्सपायर हो जाएगी ना, उसके एंड में हमारे पास उतनी ही वैल्यू बुक्स में बचेगी जितनी उस एसेट की रेजिडुअल यानी स्क्रैप वैल्यू है। यहां पर स्क्रैप वैल्यू 1 लाख थी, इसलिए बेटा स्क्रैप हमारी एट द एंड 5th ईयर के एंड पे एसेट की वैल्यू 1 लाख बची। अगर मान लो हमारे एसेट की रेजिडुअल वैल्यू 0 होती, अगर ये वैल्यू 0 होती तो डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाता, 5 लाख रुपीस कॉस्ट और ये आ जाता रेजिडुअल वैल्यू 0, 5 से डिवाइड कर देते तो हर साल का डेप्रिसिएशन आते बोले तो 1 लाख रुपए। अब हर साल का अगर 1 लाख रुपए डेप्रिसिएशन है, मुझे एक बात बताओ, हम 5 साल एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे तो पूरे 5 लाख डेप्रिसिएट हो जाएगा। एट द एंड 5th ईयर के एंड में एसेट की वैल्यू कितनी बचेगी, 0। तो ये वही तो कह रहा है, एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट द कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी निल और इक्वल टू रेजिडुअल ऑब्लिक स्क्रैप वैल्यू। या तो 0 होगी, 0 कब, जब उसका रेजिडुअल वैल्यू 0 होगा। अगर उसका रेजिडुअल वैल्यू कुछ है तो उसके रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही उसकी वैल्यू बचेगी। तो 2 पॉइंट समझ में आए। यहाँ पर हर साल इक्वल अमाउंट P&L में चार्ज किया जाएगा और लास्ट में जो हमारा वैल्यू बचेगा, एसेट की कॉस्ट बचेगी, वो या तो 0 होगी या स्क्रैप वैल्यू के बराबर। अच्छा एक और पॉइंट, एसएलएम मेथड। अच्छा एक बात बताना, मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में बताया था डेप्रिसिएशन लगने के रीजन, या तो हम उसे यूज करके या टाइम की वजह से। एसएलएम जो है ना, ये ड्यू टू एफ्लेक्स ऑफ टाइम है। इसका मतलब समझना, अगर आपने एक एसेट को खरीदा, चाहे आप उसे यूज मत करो, ये टाइम के बेसिस पे लगेगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैंने एक मशीन खरीदी, उसकी लाइफ 5 साल है। अब पहले साल मान लो मैंने उससे 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की। अब मेरे पॉइंट को समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैंने एक एसेट यूज किया है, खरीदी, इसको 5 साल यूज करूंगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। पहले साल उस मशीन से सिर्फ 10,000 यूनिट बनाई। सेकंड ईयर से उससे उस मशीन को काम में नहीं लिया, एज इट इज पड़ी हुई है, कुछ काम ही नहीं हो रहा। तीसरे साल 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया, 4th ईयर में 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया और 5th ईयर में 3 लाख का प्रोडक्शन किया। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो ना, किसी ईयर में प्रोडक्शन कम है, किसी में ज्यादा, किसी में प्रोडक्शन ही नहीं किया। तो समझने वाला पॉइंट मालूम है यहाँ पर क्या, ये पॉइंट ये कह रहा है कि यहाँ पर एसेट का तो डेप्रिसिएशन लगेगा, वो हर साल क्या लगेगा,
इक्वल लगेगा, यानी एसेट के यूज से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो सेकंड ईयर में एसेट हमारे प्रोडक्शन में काम ही नहीं आई, सेकंड ईयर में हमने मशीन को यूज ही नहीं किया, फिर भी डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी एसेट के यूज से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां डेप्रिसिएशन लग रहा है एफ्लेक्स ऑफ टाइम, समय बीत रहा है सो डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर मान लो आपने किसी ईयर में एसेट ज्यादा यूज की, इसका मतलब ये नहीं कि उस ईयर में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, किसी ईयर में कम यूज की तो कम लगेगा, या किसी ईयर में नहीं यूज की तो लगेगा ही नहीं, ये समय के अकॉर्डिंग चार्ज होगा, हर साल इक्वल अमाउंट आ गया। एक्चुअल यूज ऑफ एसेट इज नॉट कंसीडर्ड, अगला पॉइंट वही है। अब यहां पर सेकंड ईयर में एसेट को एक्चुअल बेसिस पे यूज ही नहीं किया, फिर भी डेप्रिसिएशन लग रहा। पहले ईयर में सिर्फ 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई, फिर भी बेटा हर साल के बराबर डेप्रिसिएशन ही ईयर 1 में लगाया जा रहा है। तो पॉइंट बड़ा सिंपल है, हर साल बराबर डेप्रिसिएशन लगेगा। लास्ट में जो एसेट की वैल्यू बचेगी ना वो इक्विवेलेंट बचेगी, जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर होगी या तो 0, और ये टाइम बीत जाने की वजह से हो रहा है जी, और इसका एक्चुअल यूज से कोई भी लेना देना नहीं है, ये बात याद रखना। अब सवाल आता है कि जो एसएलएम है उससे हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा। ये बेटा आपको अपने रजिस्टर में लिख लेना है, यानी आपके पास जो नोट्स है वहां पर भी ब्लैंक स्पेस होगा, वहां पर लिखो। और अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे एसएलएम का फॉर्मूला। तो एसएलएम से जब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो हमें यहाँ 2 कैलकुलेशन करनी पड़ सकती हैं। एसएलएम में हम 2 कैलकुलेशन आपको सिखाएंगे, एक तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना बनता है हर साल वो आपको पढ़ाएंगे बेटा, हालांकि उसका फॉर्मूला मैं ऊपर आपके साथ डील कर चुका हूं, और दूसरा एसएलएम डेप्रिसिएशन का रेट है। अगर आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए और आपसे बोला जाए कि आप डेप्रिसिएशन का रेट कैलकुलेट करके बताओ तो रेट कितना वो भी आप बता सकते हो। तो एसएलएम से अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकाला जाएगा, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा पता है सर, ये तो फिर भी लिखना तो पड़ेगा ना लाइक। सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ एसेट, इसे कॉस्ट ऑफ एसेट बोल दो या ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बोल दो, माइनस स्क्रैप वैल्यू, से स्क्रैप वैल्यू बोलो या रेजिडुअल वैल्यू बोलो, बात बराबर ही बनती है बेटा। स्क्रैप वैल्यू उसको डिवाइड करेंगे किससे, लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पर, यूजफुल लाइफ बेटा, बस खत्म, नोट कर लो जी। तो फॉर्मूला क्या बना, हर साल जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसका फॉर्मूला बना कॉस्ट ऑफ एसेट, जितने में हमने खरीदा। कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब क्या है, वही 3 चीजें, कौन कौन सी, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डीकमीशनिंग का खर्चा, वो टोटल कॉस्ट यहाँ पर आएगी। और एट द एंड उसकी स्क्रैप या रेजिडुअल वैल्यू कुछ है तो वो माइनस करेंगे, और फिजिकल लाइफ से डिवाइड नहीं करेंगे, बात याद रखना, यूजफुल लाइफ से डिवाइड करेंगे। अगर बेटा हमें बोला जाए कि एसएलएम से डेप्रिसिएशन का रेट बताओ, परसेंटेज बताओ, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगा, अगर रेट के बारे में बोला जाए तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन डिवाइडेड अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट। अब परसेंटेज जानना है तो बेटा साइड में इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज जानने के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे जी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या बना है आपका, जैसे मान लो ये अमाउंट आई 10,000, तो अगर आपको परसेंटेज जानना तो सिंपल आप क्या बोलोगे, 10,000 डेप्रिसिएशन लगा, मान लो एसेट की कॉस्ट 1 लाख है टोटल, इसका मतलब कितना प्रतिशत क्या बना डेप्रिसिएशन का रेट, तो 10% बना, सिंपल है। ये दोनों फॉर्मूले लिख लो, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड अपॉन यूजफुल लाइफ, और रेट जानने का फॉर्मूला क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन डिवाइड अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100। अब इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स बेटा छोटे छोटे मैं आपको यहाँ करवाना चाहता हूँ, तो क्या आप बच्चे तैयार हो? बिल्कुल सर, हम यहाँ पर तैयार हैं प्रॉब्लम्स के लिए। आगे के मेथड्स की बातें छोड़ दो बेटा, अभी हम एसएलएम पे थे तो एसएलएम के बारे में पढ़ लिया, चारों पॉइंट याद हो गए एसएलएम के। यहाँ पर हर साल इक्वल अमाउंट जाता है, एट द एंड एसेट की वैल्यू उतनी ही बचेगी, या तो वो 0 होगी अगर उसका स्क्रैप वैल्यू 0 है तो, और अगर उसका रेजिडुअल वैल्यू कुछ है तो रेजिडुअल वैल्यू के इक्विवेलेंट बचेगा। ये सब होता है एफ्लेक्स ऑफ टाइम की वजह से।
एसेट का एक्चुअल यूज यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता है, एसेट कितना यूज किया गया कितना नहीं। डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा कॉस्ट में से स्क्रैप माइनस करके, लाइफ से डिवाइड इनटू 100 और एसएलएम का डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन के अमाउंट डिवाइड अपॉन लाइफ इनटू 100 कर देंगे। ये हमारा बेटा पहला मेथड कंप्लीट हो जाता है और मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। आपके लिए मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर लेकर आया हूं, तो आप यकीन मानना जितनी प्रॉब्लम्स मैं आपको यहाँ करवा दूंगा, अगर आप उनको बढ़िया से करके जाओगे तो आपको एग्जाम में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली है। ये बेटा एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आया हुआ है, उसके बारे में पढ़ देता हूँ। क्या कह रहा है, डिस्कस द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसीडरेशन, कह रहा फैक्टर बताओ कंसीडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कह रहा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप कौन कौन से फैक्टर लेकर चलते हो, तो आप सभी बच्चों को मालूम है डेप्रिसिएशन के लिए हम कौन कौन से फैक्टर यूज करते हैं। एक हमारा कॉस्ट ऑफ एसेट का फैक्टर यूज किया जाता है, एक हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ यूज किया जाता है, और एक हमारा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। याद है ना, ये तीनों बातें बताई थी। अरे बेटा डेप्रिसिएशन 3 पॉइंट पे डिपेंड करता है, एसेट की कॉस्ट, एसेट की यूजफुल लाइफ और एसेट का स्क्रैप वैल्यू। ये 3 पॉइंट पे बेटा डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिसाइड की जाती है। इन तीनों पॉइंट को बेटा हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, तब हमारे डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी। ये तीनों पॉइंट, अब इन तीनों के अंदर अंदर क्या लिखा हुआ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे घर पे रीड कर लोगे जरूर से। इसको आप रीडिंग लगा लेना बेटा। तीनों फैक्टर बता दिए थे, कॉस्ट, लाइफ और स्क्रैप वैल्यू। ये है हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं बच्चों। यहां से प्रॉब्लम नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहा है जैन ब्रदर्स एक्वायर्ड मशीन ऑन 1 जुलाई 2018। उन्होंने एक मशीन एक्वायर की बेटा 1 जुलाई 2018 को, जिसकी कॉस्ट है बेटा 14 लाख। हमने एक मशीन, जैन ब्रदर्स ने एक मशीन खरीदी 14 लाख पे, और उस पे 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन का खर्च हो गया। आपको पता है इंस्टॉलेशन की कॉस्ट किसका पार्ट है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का। अभी भी पढ़ाया था ना बेटा, कॉस्ट ऑफ पीपी में 3 चीजें लेते हैं, परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डीकमीशनिंग। इसका मतलब यहाँ पर एसेट की अगर आप वैल्यू निकालोगे ना बच्चों, तो हमारी एसेट की वैल्यू बनेगी 15 लाख। 14 लाख उसकी परचेज प्राइस है और 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन का। द फर्म राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर। हर साल 10% डेप्रिसिएशन लगाएगी। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर। ये बात याद रखना, 31 दिसंबर यानी कैलेंडर ईयर हो रहा है। आपने जुलाई में खरीदी, तो जिस साल आपने एसेट खरीदी उस साल सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, मशीन अकाउंट बनाओ, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर 15 एंड 16। ये क्या कर दिया सर, यहाँ पे 15-16 कैसे लिख दिया, यहाँ लिखना था 18-19, प्रिंटिंग एरर। 2018 और 2019, चलो मैंने ठीक कर दिया यहाँ पर 18-19। चलो सर यहाँ पर आ जाओ, आपको नोट्स जो मिले शायद उसमें पहले से ठीक होगा। 2 केस पूछे एसएलएम से और डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी के बारे में अभी पढ़ा ही नहीं, तो इसको एक बार क्रॉस कर रहा हूँ। चलिए कैसे इसका सॉल्यूशन बनाया जाएगा उसके बारे में थोड़ी बातचीत कर लें। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ सभी बच्चे। प्रॉब्लम नंबर ये हमारे नोट्स की है बच्चों, सेकंड है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ पीपी लिख देता हूँ। चलो तो सबसे पहले तो हमें कॉस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट में यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है कॉस्ट उसकी 14 लाख, तो यहाँ पर लिख दूंगा 14 लाख रुपीज। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट आ गई, उसमें प्लस हो जाएगा इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन का आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो बताओ कितने रुपए हो गए जी, 15 लाख। बस खत्म। तो समझो, यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की टोटलिटी में कॉस्ट आ गई जी 15 लाख। अब हमें समझना है यहाँ पर डेप्रिसिएशन एसएलएम से। तो मैं आपको एक बात बताऊं, 2 ईयर के बारे में बोला गया है, तो ये तो हो गया 2018, अभी समझो आप, और ये हो गया 2019। यहाँ कैलेंडर ईयर चल रहा है 1 जनवरी से, इसका मतलब दिसंबर में खत्म हो जाएगा 31 दिसंबर को, और यहाँ पर भी 31 दिसंबर।
आपने मशीन खरीदी थी, जो भी एसेट वगैरह खरीदी थी वो बेटा खरीदी थी 1 जुलाई को। इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 1 जुलाई। तो पहले साल तो एसेट सिर्फ 6 महीने यूज हुई, इसका मतलब 2018 में तो सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। अरे भाई 2018 में तो सिर्फ 6 महीने का ही तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। तो अगर आपको बोला जाए डेप्रिसिएशन, तो अगर मैं 2018 का डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मैं बोलूंगा बेटा 15 लाख रुपए के एसेट है और 10% उस पर डेप्रिसिएशन का रेट है, बट ये पूरे साल के हैं, एसेट यूज हुए 6 महीने, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा ओनली 75,000 रुपीज। सारे बच्चे बताओ यहाँ तक समझ में आएगी? अरे भाई डेप्रिसिएशन उस दिन से लगना स्टार्ट होगा ना जिस दिन एसेट रेडी टू यूज है। तो एसेट आपने अगर आधे साल बाद में खरीदी है, मिड ऑफ द ईयर खरीदी है, तो आधे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और यहां पर आपको जो लगाना है, याद रखना एसएलएम पे जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है ना वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ये बात याद रखना। इसका मतलब सेकेंड ईयर में हम क्या बोलेंगे, एसेट की कॉस्ट तो वही 15 लाख है और रेट बेटा आपका 10% है, यानी 10% है। इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 12 डिवाइडेड अपॉन 12 या 12/12 रहने भी दे सकते हो, यानी 1.5 लाख रुपए। पहले तो ये बताओ 2 साल का जो डेप्रिसिएशन है एसएलएम से वो समझ में आया कि नहीं है? बरोबर सर, ये तो बिल्कुल क्लियर है। हमसे क्या मांगा गया है? हमसे मांगा गया एक मशीन का अकाउंट और एक डेप्रिसिएशन। मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को बेसिक जर्नल एंट्री आती होगी। जब हम मशीन खरीदते थे तो एंट्री क्या बनाते? सोचो जरा सोचो, हम बनाते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, यानी एसेट खरीदने की एंट्री, और डेप्रिसिएशन खरीद लगाएंगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर 2 लेजर बना देता हूं, 2 अकाउंट, एक बना देता हूं बेटा मैं मशीनरी अकाउंट। टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना आपको पूरा समझा के जाएंगे बेटा। छोटा सा कॉलम एक डेट का बना दिया मैंने, यहाँ पर एक पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का, फिर यहाँ पर डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, यहाँ पर अमाउंट। चलिए सर, आपने मशीन कब खरीदी? 1 जुलाई 2018 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 जुलाई। जब मशीन खरीदोगे तो आपने पेमेंट किया होगा। अब मैं एक साथ ही एंट्री बना रहा हूँ टू बैंक, यानी मैं ये मान रहा हूँ 14 लाख प्लस 1 लाख, टोटल 15 लाख को एक साथ रिपोर्ट करिए। अब अलग अलग भी कर सकते थे, 14 लाख की एक एंट्री बना देते और 1 लाख की एक एंट्री, बट मैंने 15 लाख को एक साथ लिखा। तो एंट्री बनी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो मर्जी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ सर। पहले साल वो मशीन 6 महीने यूज हुई, ये दिसंबर में ईयर एंड हो जाएगा, तो 31 दिसंबर को इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 31/12 को। मशीन पे डेप्रिसिएशन लगने से मशीन की वैल्यू में गिरावट आती है, तो बेटा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है। तो एंट्री क्या बनेगी? हमारे लिए डेप्रिसिएशन खर्चा है, तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, और इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ फॉर 6 मंथ। कितने महीने का है जी? 6 महीने का, जो कि आ गया 75,000 रुपीज। चलो यहां तक समझ में आया? हाँ सर, 75 का डेप्रिसिएशन होगा। मशीन की 15 लाख की 75,000 का डेप्रिसिएशन, तो 31/12 को हमारी कितनी वैल्यू बच जाती है? यहां पर बच जाती है बाय बैलेंस कैरेड डाउन। अगले साल के लिए हमारी वैल्यू कैरी डाउन हो जाती है 14,25,000 रुपीज। ये आ जाता है बेटा हमारा यहाँ पर 15 लाख रुपीज। यहाँ तक हमें पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अगले साल, अगला साल यानी 1 जनवरी 2019 की बात हो रही है। 1 जनवरी 2019 को हमारे पास एसेट की कितनी वैल्यू बची हुई है? हमारे पास 1 जनवरी, थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ लिख देता हूँ 2019, यहाँ लिख देता हूँ 1 जनवरी, तो यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ड्रॉप डाउन, और यहाँ पर आ जाता है 14,25,000। बस बात खत्म। तो
इस बार हमने पूरे 12 महीने एसेट को यूज किया तो यहाँ पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन। कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन कितने रुपए बनेगा बेटा? इस साल का डेप्रिसिएशन ऊपर कैलकुलेट कर रखा है हमारा, बनेगा 1,50,000 रुपए। ठीक है जी। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस सीडी। अब हमारा बैलेंस बचेगा बेटा कहीं ना कहीं 12,75,000 रुपए। बस हमसे 2 ईयर का अकाउंट मांगा था, इसका टोटल लगा देंगे, ये भी आ जाएगा 14,25,000 कंप्लीट। हाँ जी सर, इन्होंने हमसे बोला था कि आपको डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनाना है। ये लो, यहां पर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी तैयार कर देते हैं। ये डेट का कॉलम हो गया बेटा, ये हमारा पर्टिकुलर्स आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया, अगेन हमारा डेट आ गया, पर्टिकुलर्स आ गए, और ये हमारा अमाउंट आ जाता है जी। यहाँ पर आ जाओ, हम क्या करेंगे देखो, डेप्रिसिएशन लगने से एसेट की वैल्यू कम होती है, डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो एसेट में यहाँ पर आ जाएगा टू मशीनरी, मशीन की वैल्यू कम होती है ना डेप्रिसिएशन लगने से, तो आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट 31/12 को। पहले साल में हमारा डेप्रिसिएशन लगा जी 75,000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 75,000। आप सभी को पता है डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा तो वो P&L में जाएगा, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। तो 31/12 को हम यहाँ पर लिख देंगे ये अमाउंट 75,000 हमारा P&L में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले ईयर के P&L में 75,000 डेबिट किए जाएंगे। पहले ईयर के P&L में कितना खर्चा होगा? 75,000। इसी तरीके से 2019 वाले की अगर हम बात करें तो एंट्री वही बनेगी बेटा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो यहां पर आ जाएगा टू मशीनरी, और यहां का अमाउंट आ जाएगा 1,50,000 रुपीज, 1.5 लाख रुपए। और ये पैसा भी हमारा P&L में चला जाएगा, तो आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 लाख रुपए। पहले तो अब ये बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं? ये हमारा यहां पर हम बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम एक तरीके से कंप्लीट हो जाता है। किसी को यहां तक कोई डाउट है ना, तो पहले को बताओ कि सर हमें ये डाउट आ रहा है, जल्दी से। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। मशीनरी अकाउंट बन गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने आपको बनाकर दिखा दिया सभी बच्चों को। हाँ जी सर, ठीक है जी। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब मैं आपको, हालांकि ये प्रॉब्लम खत्म है, इसकी मैं आपको एंट्री बताना चाह रहा हूं। देखो बेटा, एक सिंपल सा पॉइंट है, जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन की एंट्री बताऊं या एसेट खरीदने की? सर एसेट खरीदने की बता दो, मांगा नहीं, सेवा भाव से, अपनी इच्छा से मैं बताना चाह रहा हूं। सर ये क्या कर रहे हो आप? देखो, जब एसेट खरीदेंगे तो हमारी एंट्री बनी होगी बेटा इस तरीके से, मशीनरी अकाउंट डेबिट। सिंपल सा पॉइंट है यार, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बोलो या बैंक बोलो, ऐसी सिर्फ पहली प्रॉब्लम इसलिए मैं बताकर छोड़ रहा हूँ। और मैं पूरे 15 लाख रुपए से हमने ये एंट्री पास कर दी होगी। अगर आप एंट्री की बदौलत चलना चाहो तो बात करूँ तो इससे क्या हुआ होगा, हमारे पास एक एसेट आई मशीनरी और एक एसेट चला गया कैश या बैंक, खत्म। अब बेटा पहले ईयर में डेप्रिसिएशन 2018 की एंट्री बताओगे, पहले ईयर में डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो डेप्रिसिएशन लगा होगा तो एसेट की वैल्यू कम होगी, तो एसेट का डेबिट बैलेंस है, एसेट हमारे लिए डेबिट बैलेंस रखते हैं, डेप्रिसिएशन लगने से वैल्यू कम होती है, तो यहां पर आ जाएगा टू मशीनरी। तो मशीन की वैल्यू 75,000 रुपए से कम हो जाएगी डेप्रिसिएट होने से। बट डेप्रिसिएशन हमारे पॉइंट से हम सोचे तो वो एक्सपेंस है, इसलिए बेटा यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट कर दिया जाएगा डेबिट। पहले तो ये बताओ ये समझ आया कि नहीं? ये दो एंट्री पहले बताओ क्लियर है क्या? हमने क्या किया, पहले एसेट को खरीदा तो एसेट अकाउंट क्रिएट कर दिया,
जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो एसेट का बैलेंस कम हो गया, और डेप्रिसिएशन खर्चा यानी नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे को हमेशा डेबिट किया जाता है। हम सभी को पता है डेप्रिसिएशन पी एंड एल में जाता है, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट उस रिस्पेक्टिव ईयर के पी एंड एल में चला जाएगा, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, यानी अब ये 75,000 हमारे पी एंड एल में चला गया। बोलो जी बोलो, क्लियर है? अब अगर आप चाहो कि सर इसे पी एंड एल में कैसे दिखाया जाएगा, मैं आपको एक नॉर्मल पी एंड एल बता रहा हूं, ये मत कहना सर कंपनी जैसा नहीं बनाती, अभी आप सिर्फ समझो नॉर्मल जो पी एंड एल बनेगा उसमें यहां पर क्या आ जाएगा, टू डेप्रिसिएशन, थर्ड वाले एंट्री की बदौलत, इस एंट्री की बदौलत, क्लियर है? और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में बेटा मशीन की वैल्यू कितनी चली जाएगी, मशीनरी की वैल्यू मैं बोल सकता हूं 15 लाख था, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा बेटा 76,000, मशीन की वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी 14,25,000। ये पहले ईयर की, अगर हमें ज्यादा एंट्री भी बनानी पड़ती या हमें पी एंड एल में भी और बैलेंस शीट में भी इस अमाउंट को दिखाना पड़ता, तो कुछ इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलती। पहले आप ये समझ लो, ये क्लियर है? हाँ जी सर सेकंड ईयर में बहुत आसान है। सेकंड ईयर में आप सभी को पता है 2019 में क्या होगा, वो 2018 के 2019 एसेट एक ही बार खरीदी जाती है, तो एसेट खरीदने वाली एंट्री 2018 में होगी, तो 2019 में दोबारा नहीं होगी। 2019 में एक एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन की, तो एंट्री बनेगी भाई साहब डेप्रिसिएशन खर्चा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 1.5 लाख रुपए, और साथ ही साथ एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट का नाम है जी मशीनरी अकाउंट। तो यहां पर भी कितना आ जाएगा बेटा 1,50,000 रुपीज। अगला पॉइंट मैं बताता हूं, अब अगला पॉइंट भी सुनो, मशीन की वैल्यू कम होगी, यहां तक समझ में आएगा। डेप्रिसिएशन खर्चा उसको कहां चला जाएगा बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। बोलो जी बोलो, क्या ये बात समझ में आ जाती है? बरोबर, ये भी समझ में आ गया। अब बेटा डेप्रिसिएशन खर्चा है सो पी एंड एल में चला जाएगा, सिंपल है यार, इसमें क्या दिक्कत है? तो अगर हम 2019 के पी एंड एल की बात करें तो उसमें आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन, 2019 के पी एंड एल में क्या आ जाएगा जी, टू डेप्रिसिएशन, और अमाउंट कितनी आ जाएगी 1,50,000 रुपीज। बहुत बहुत बढ़िया। और अगर हम यहाँ की बैलेंस शीट बनाते तो यहाँ पर हमारे पास जो मशीनरी आ रही होती वो आ रही होती 14,25,000 से। कैसे सर? बेटा पिछले साल उसकी वैल्यू बची कितनी थी 1425, तो इस साल की बैलेंस शीट में ओपनिंग वैल्यू आती 1425, उसमें से इस साल का डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता 1,50,000, तो अब ट्रू पोजीशन क्या रहती है हमारी 12,75,000। बस खत्म। अब आपको एक बात याद आनी चाहिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या समझा था, डेप्रिसिएशन लगाने से एक तो हमें परफॉर्मेंस सही पता चलती है, ये खर्चा बुक होने से यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट होकर आएगा हमारे बिजनेस का, यानी किसको परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है पी एंड एल की मदद से, और हमारी पोजीशन जाननी है कि हमारे पास एसेट की एक्चुअल ट्रू एंड फेयर पिक्चर क्या है, कितनी वैल्यू है, तो आ जाएगी 12,75,000। तो डेप्रिसिएशन लगाने से हमारी परफॉर्मेंस भी सही पता चलेगी और हमारे पोजीशन के बारे में भी सही पता चलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी बेटा, इसमें मैंने ये जो लास्ट में करके दिखाया ना, ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बट मैंने आपको समझाने के पर्पज से सारी बातें करवा दी। तो मैंने आपको एसएलएम मेथड से एक सिंपल प्रॉब्लम आपको कवर करवाई। आज के लेक्चर में मुझे एसएलएम का इतना ही पार्ट, एक प्रॉब्लम करवानी थी। अब मैं देखता हूँ एक होमवर्क के लिए शायद मेरे पास एक प्रॉब्लम बनती है, ये वाली। ये मैं चाहूंगा कि आप बच्चे एक बार कर आना, नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं करवा दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से शुरुआत करूंगा, बट मैं एक बार के लिए आपको ये होमवर्क में देकर भेज रहा हूँ 5th नंबर प्रॉब्लम। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे एक बार इसको ट्राई करके आएंगे। अगर नहीं होगा तो अगली क्लास में हम ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम करवा देंगे। इसमें आपको डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करना है और डेप्रिसिएशन का रेट भी कैलकुलेट करना, पहले बता देता हूँ। आप इसमें एसएलएम लगाओगे, यानी 5th नंबर प्रॉब्लम में आप एसएलएम के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी निकालेंगे
और साथ ही साथ में डेप्रिसिएशन का परसेंटेज यानी रेट भी कैलकुलेट कर कर आएंगे। इतना पार्ट आपको कर कर आना है। बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के मेथड्स भी पढ़ेंगे और उनके ऊपर बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही कंटेंट कवर होना था बेटा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में और उसमें डेप्रिसिएशन के नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए प्रॉब्लम्स को करेंगे। तब तक आप एक बार घर जाकर सारी बातों को रिवाइज करेंगे और मिलना बच्चों नेक्स्ट क्लास में आगे की प्रॉब्लम्स के लिए।